अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 4 शुरू हो रहा है। और जो हमारा कूलम्स लॉ का पार्ट चल रहा था, कोशिश करेंगे कि आज अपने कूलम्स लॉ के पार्ट को मुकम्मल करने की तरफ लेके जाएं। ठीक है। देखो भाई साहब, हमने ये बात पढ़ी थी और हमने देखा था कि आपके पास जब कभी भी दो चार्जेस एक दूसरे की विसिनिटी में रखे जाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो जो हमारे कूलम भैया ने दी थी। F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स है जो इन दोनों चार्जेस के दरमियान में एग्जिस्ट करती है। और हम काफी सारी चीजें इसमें पढ़ चुके हैं कि ये फोर्स म्यूचुअल फोर्स होती है। दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर एक बराबर फोर्स एग्जर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मेरा बेटा अगर आप यहां से देखो तो ये F आपको नजर आ रहा है के पे डिपेंड कर रहा है। और के के बारे में हमें पता है कि ये कूलम कांस्टेंट है और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। के आगे खुद डिपेंड करता है मल्टीपल चीजों के ऊपर। अगर मैं के का वैल्यू लिखूंगा तो इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मैंने परमिटिविटी को कैसे डिफाइन किया था कि परमिटिविटी सलाहियत है किसी भी मीडियम की कि वो कितने अच्छे से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को ब्लॉक कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कितना काट सकता है, कितना मिनिमाइज कर सकता है। अभी तो आपको डेफिनेशन सिर्फ थ्योरेटिकल समझ में आ रही है ना। जब इंशाल्लाह हम लोग पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको ये मजीद सेंस बना रही होगी। उसमें मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि कैसे फील्ड लाइंस कम हो रही हैं और कैसे उसकी वजह से कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इनहेंस हो रही है, बढ़ रही है। वो देखेंगे हम सारा टॉपिक, कोई परेशानी नहीं है। तो के डिपेंड करता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के ऊपर। ये जो मैंने अभी के का वैल्यू लिखा है, ये जो जिसको हम लेके चलते हैं 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये एयर के केस में या फ्री स्पेस के केस में। अगर मैं चार्जेस के दरमियान में कोई और मीडियम इंसर्ट कर दूं, मान लो मैं कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दूं लाके, तो उसके लिए के का वैल्यू चेंज हो जाएगा, कूलम कांस्टेंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। एंड इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। वजह, हमें ये बात पता है कि हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी होती है, इस जगह पे क्या आनी है? डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी। और डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी क्या होती है? एप्सिलॉन डी बराबर होता है मेरे बच्चे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के। अब आप नोट करो, मैं जिस चीज को यहाँ पे मार्क कर रहा हूं आप इसको देखो जरा। ये जो मैंने मार्क किया, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपको नजर आ रहा है ये तो कूलम का कांस्टेंट एयर वाला है, यानी कि ये वही कूलम का कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हो, 9 × 10⁻⁹। तो बच्चे अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, आंसर कम्स आउट टू बी के प्राइम इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। एक चीज इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्या फॉर्मूला है? के प्राइम क्या है और के क्या है? जहन में रखेंगे दोनों कूलम कांस्टेंट है। के प्राइम भी कूलम कांस्टेंट है और के भी कूलम कांस्टेंट है। ये के प्राइम कूलम कांस्टेंट तब है जब चार्जेस के दरमियान में मीडियम जो है वो एयर या वैक्यूम के अलावा कोई है। और मीडियम एयर या वैक्यूम के अलावा कौन सा है? कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो डाइलेक्ट्रिक के इंसर्ट करने से आपको क्या बात समझ में आ रही है? आपको ये बात पता है ना कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और आपको यह बात भी पता है कि अगर हम 1 से बड़े नंबर से किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाती है। सर करके दिखाएं, मिसाल ले लो भाई। अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूं, आंसर क्या आता है? 2.5 आता है या 2.5 आता है? देखो, पहले ये नंबर मेरे पास 5 था, अब ये कन्वर्ट हो गया किस में? 2.5 में। गोया के वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है, क्योंकि आपने जिस नंबर से डिवाइड किया था वो ग्रेटर देन 1 था। आप 1 से जितने बड़े नंबर से डिवाइड करोगे ओवरऑल आपकी वैल्यू उतनी क्या होगी? कम होती जाएगी। तो आपके पास के प्राइम इज लेस देन के, इसको नोट कर लेना अपने पास। के प्राइम क्या है? कूलम कांस्टेंट इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। और के क्या है? कूलम कांस्टेंट इन द केस ऑफ एयर स्लैश वैक्यूम। यानी कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक के केस में आप कोई सभी डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द चार्जेस इंसर्ट करोगे तो होगा क्या कि आपके पास कूलम के कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? कम होती चली जाएगी। मैं आपको मिसाल से समझाता हूं। मान लो मैं आपको कहता हूं कि दो चार्जेस हैं, इनके दरमियान में आपने कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया लाकर। जब आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो मिसाल के तौर पे आपको दे दी गई है 3 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? 3 है। कहते हैं अब आप बताओ इन दोनों चार्जेस के दरमियान में कूलम का कांस्टेंट क्या है? देखो, आपको पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि कूलम का कांस्टेंट कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। वो खुद डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो आप यूज कर रहे हो, और डिपेंड करता है मीडियम जो चार्जेस के दरमियान में मौजूद है। ठीक है। तो अब अगर मुझे कूलम के कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मुझे पता है ये बराबर है के डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर के। का वैल्यू क्या है मेरे बच्चे? 9 × 10⁻⁹ और एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या है? 3 है।
सिंप्लीफाई करेंगे, 9 को 3 से काटेंगे तो क्या बनता है, 3 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आपने क्या सीखा, देखो जिस तरह जो अहमियत 9 × 10⁻9 की है ना, वही अहमियत इस वैल्यू की भी है मेरे भाई। ये वैल्यू और 9 × 10⁻9 की वैल्यू में कोई फर्क नहीं है नेचर वाइज। ये भी कूलम कांस्टेंट है, वो भी कूलम कांस्टेंट है, बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि 9 × 10⁻9 कूलम कांस्टेंट है अगर अगर दरमियान में एयर या वैक्यूम मौजूद है। 3 × 10⁻9 कूलम कांस्टेंट है अगर दरमियान में क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। तो आपको नजर आ रहा है कि डाइलेक्ट्रिक के आने से आपके पास जो कूलम कांस्टेंट का वैल्यू है वो क्या होता है, कम हो जाता है। और दूसरी बात कि कितना कम हो जाता है, देखो नजर आ रहा है यहाँ फॉर्मूले से कितना कम हो जाता है, एप्सिलन आर टाइम्स कम हो जाता है। यानी कि जितना भी आपका एप्सिलन आर का वैल्यू होगा उतने गुना आपके पास कूलम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से आप आगे देखो, अगर मान लो मेरा बेटा, मेरे पास दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान में एयर एज ए मीडियम मौजूद है, तो ये जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे दैट इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के की जगह लिखा, बाकी आगे आपके पास आ गया Q1 Q2 और बटे में आ गया मेरे बच्चे क्या, आर स्क्वायर। अगर इन्हीं दोनों चार्जेस के दरमियान में मैं एयर को रिप्लेस करके कोई डाइलेक्ट्रिक लेकर आ जाता हूं, तो यही फॉर्मूला मेरे पास बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, यही बनेगा ना, क्योंकि ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था। अब एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक है। हमें समझ में भी आ रही है, नजर में भी आ रही है ये बात, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन में आगे आ गया मेरे पास Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। समझने की बात यहां पे ये है मेरे बच्चे कि मैंने दरमियान में सिर्फ क्या चीज चेंज करी है, मैंने दरमियान में सिर्फ यहां पे चेंज जो किया है वो मीडियम चेंज किया है, चार्जेस चेंज नहीं किए, कोई चार्ज चेंज नहीं किया मैंने यहाँ पे, चार्जेस वही के वही हैं जो पहले थे मेरे पास, और डिस्टेंस भी चेंज नहीं किया, सिर्फ मीडियम चेंज किया। साथ ही साथ अब आप फर्दर नोट करो, ये जिस चीज को मैं मार्क कर रहा हूं ना, आपने इसे नोट करना है। देखो मैं मार्क करके दिखा रहा हूं कुछ चीजों को, ये देखो एप्सिलन आर को मैंने सिर्फ यहां से हटाया और बाकी की सारी चीजों को मैंने क्या कर दिया, बाकी की सारी चीजों को मैंने यहां से उठा के मार्क कर दिया। अब देखो जिसको मैंने यहाँ पे मार्क किया है ना, इसको समझो बाबा, ये देखो इसको देखो जरा, ये देखो अब जिस चीज को मैंने यहाँ पे मार्क किया है आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये यहाँ पे एफ के बराबर नजर आ रहा है आपको। तो अगर मैं यहां पे लाके इसको लिखूंगा तो मेरे बच्चे ये क्या बन जाएगा, एफ डी विल बी इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एप्सिलन आर, ये चीज आगे उठ के। अब यहां से पता नहीं कितनी दफा क्वेश्चन ड्राइव हुआ है, एग्जामिनर ने ड्राइव किया इस सिंपल इक्वेशन से। देखो मैंने किया क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर की जगह पे ये जो फोर्स इन द केस ऑफ एयर एज ए मीडियम इन बिटवीन द चार्जेस थी, इसको लाके मैंने प्लेस कर दिया। तो अब एप्सिलॉन आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो आपने भी ऊपर ये बात पढ़ी थी कि जब भी आप 1 से बड़े नंबर से किसी चीज को डिवाइड करोगे ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एफ डी इज लेस देन एफ, एफ डी इज लेस देन एफ का मतलब क्या है, इसको आप क्या पढ़ोगे, इसको आप ये पढ़ोगे कि फोर्स इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, समझना इस बात को। और इससे मैं आपको एक और मिसाल दूंगा जो आपके पास पेपर का क्वेश्चन है, फोर्स इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज ऑलवेज लेस देन द फोर्स इन द केस ऑफ एयर, force in the case of dielectric is always less than force in case of air, force in case of air। ये मेरा बेटा डाइलेक्ट्रिक के केस में जो फोर्स होती है वो हमेशा एयर के मुकाबले में क्या होती है, कम हो जाती है। वजह देखो, डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी ज्यादा है ना, आप पढ़ के आए हो ये बात, हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी क्या है, ज्यादा है एप्सिलॉन नॉट के मुकाबले में, यही बात तो पढ़ी थी आपने। आपको ये बात समझ में आती है कि डाइलेक्ट्रिक के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ब्लॉक करने की सलाहियत है वो एयर के मुकाबले में कैसी है, ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा पोलराइज हो सकता है। अच्छा, इस वजह से फोर्स कम हो जाती है। अब आपसे कोई पूछे कि यार फोर्स कितना कम होती है, तो जो एप्सिलन आर का वैल्यू है उतने टाइम कम हो जाती है। मैं आपको इसकी भी एक मिसाल देता हूं और फिर इसका एक पास पेपर क्वेश्चन दिखाता हूं। देखो आपके पास मिसाल ये है, मान लो आपके पास दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान में जो फोर्स है ना वो कितनी है, 120 न्यूटन आपको दी हुई है। अभी एयर एज ए मीडियम है, आपने क्या किया, दरमियान में ला करके इनके कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। जब आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू उन्होंने आपको दे दिया 10 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, 10 है। और मैंने आपको बताया था एप्सिलॉन आर जो यूनिटलेस डायमेंशनल नंबर है, क्या बताता है, ये बताता है कि एयर के मुकाबले में किसी भी मीडियम के पास क्या सलाहियत है कि वो कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को ब्लॉक कर सकता है, तो ये 10 गुना ज्यादा कर सकता है। तो अब अगर मुझे फोर्स बिटवीन द चार्जेस निकालनी है तो भाई पहले फोर्स एयर वाले केस में 120 थी,
अब कितनी हो गई, डिवाइड बाय 10 हो गई, तो फोर्स कितनी आ रही है 12 न्यूटन। देखो 10 गुना फोर्स आपकी क्या हो गई, कम हो गई। पहले 120 न्यूटन थी, 12 न्यूटन रह गई। अब इसका सवाल कहां आया हुआ है, अब इसका सवाल बल्कि मैं आपके सामने लेके तो नहीं आता क्योंकि फिर मुझे वो ढूंढना पड़ेगा, मैं आपको सवाल गाइड कर देता हूं। अगर आप कभी भी पास पेपर सर्च करोगे ना, क्लास के बाद सर्च करते रहना बैठ के, नम्स का 2024 का पेपर, बिल्कुल इसी साल का पेपर है। मैं आपको लेक्चर कब दे रहा हूं अभी, आज 27 अक्टूबर 2024 है। नम्स का 2024 का पेपर हुआ है यकुम सितंबर को, 1 सितंबर 2024 को पेपर हुआ है। उसमें एक सवाल पूछा नम्स वालों ने। सवाल उन्होंने ये कहा कि आपके पास जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, आप में से शायद अगर कोई इंप्रूवर बैठा है तो उसको शायद याद भी आ जाए सवाल। NaCl जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, वो पानी के अंदर रेडिली डिसॉल्व हो जाता है, या पानी के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाता है। इसकी रीजन क्या है, इन्होंने आगे ऑप्शन दिए चार। एक ऑप्शन दिया कि पानी का एप्सिलॉन आर कम होता है, लो रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं ना एप्सिलॉन आर को, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। हाई रिलेटिव परमिटिविटी, या डेटा इज इनसफिशिएंट, या नन ऑफ दीज, ऐसे कोई तीन चार ऑप्शन थे। अब देखो इस सवाल का इससे क्या ताल्लुक है, और जो मैं बार बार कहता हूं ना, चीजों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ा करो। अब देखो, अभी आपने ये चीज पढ़ ली कि डाइलेक्ट्रिक के आने से फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात चल रही है, वो कम हो जाती है। अब समझो मैं आपको तो आप इसके बैकग्राउंड से ये पूरे कॉन्सेप्ट लिंक करता हूं। देखो, ये मान लो मेरे पास एक सोडियम का एटम है, और ये मान लो मेरे पास एक क्लोरीन का एटम है। बचपन में कभी आपने अपनी 9th क्लास की, या मेरे ख्याल है 7वीं 8वीं क्लास की केमिस्ट्री में ये बात पढ़ी होगी कि सोडियम और क्लोरीन जो है वो आपस में आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। मतलब इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो या कोई आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई। ये 7वीं क्लास की या 8वीं क्लास की जनरल साइंस की किताब में मौजूद होता है ये सब। NaCl जो है वो आपस में आयोनिक बॉन्ड बनाता है। Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ होता है, लूज किया हुआ होता है, तो वो सोडियम आयन होता है पॉजिटिव। और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ होता है, दोनों ने अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। तो सोडियम एक पॉजिटिव आयन की हैसियत रखता है, और ये क्लोरीन एक नेगेटिव आयन की हैसियत रखता है, तो वो सोडियम आयन होता है और ये क्लोराइड आयन होता है। अब जो फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को आपस में होल्ड करके बैठी हुई होती है, ये कौन सी होती है, नन अदर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होती है मेरे बच्चे, जो इन आयन को आपस में होल्ड करके रखी हुई होती है। अब जब आप इसको उठा के पानी में डाल देते हो, सोचो, जब आप पानी में डाल दोगे तो इसका मतलब चार्जेस के दरमियान में अब एयर तो नहीं रहा, चार्जेस के दरमियान में अब क्या चीज आ गई, ये किस मीडियम में इंसर्ट हो गया, ये पानी में इंसर्ट हो गया। और पानी क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक हो गया यहां पे, मतलब एयर या वैक्यूम के अलावा कोई भी जो मीडियम होता है उसको अपन लोग क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। और पानी की जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है, ये बास किताबों में 78 दी होती है, बास किताबों में 80 दी होती है, बाद में 79.5 दी होती है। तो मतलब कोई भी वैल्यू एक मान लो, आसानी आसानी के लिए आप मान लो 80 इसकी वैल्यू है, मतलब सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। वो तो कोई भी जो वैल्यू होगी वो डेटा शीट पे लिखी मिल जाएगी। अब आपने ये बात पढ़ा कि डाइलेक्ट्रिक के आने से जो फोर्स है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाती है। तो अगर पानी की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है, या पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी 80 है, इसका मतलब जो भी फोर्स सोडियम और क्लोराइड आयन के दरमियान में एयर में होगी उसके मुकाबले में 80 गुना फोर्स कम हो जाएगी। अब सोचो, जब 80 टाइम्स फोर्स कम हो गई तो सोडियम और क्लोराइड आयन आपस में कैसे आराम से बॉन्ड रह सकते हैं, कभी भी नहीं रहेंगे। तो वो आयन में डिसोसिएट होते हैं और आराम से क्या होते जाते हैं, डिसॉल्व होते जाते हैं। वो आराम से डिसोसिएट क्यों होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो रही है आपके पास, कम होती चली जा रही है। तो दिस इज द रीजन कि आपके पास ये होता है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी इसी साल नम्स के 2024 के पेपर में है, ठीक है। तो हमने ये बात पढ़ ली कि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक के आने से हमारा फोर्स क्या हो रहा होता है भाई साहब, कम हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा कल की क्लास में मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था वेक्टर वाला, वो मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा, क्योंकि आज की क्लास में मैंने अभी आपको उससे रिलेटेड एक टॉपिकल पास पेपर का क्वेश्चन कराना है, वो मैं लेकर आता हूं। यहां तक मुझे बता दो सब चीज सबको क्लियर। अब देखो मेरा बेटा, क्वेश्चन पे जाने से पहले ना एक एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लें, वरना आप उस क्वेश्चन में अटके रहोगे, हल नहीं होगा आपसे क्वेश्चन। वो छोटा सा टॉपिक जो है ना मेरा बेटा, वो हमारे पास कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सर ये क्या है भाई, कुछ भी नहीं है, पढ़ा हुआ है आपने, सब पढ़ा हुआ है, मुश्किल नहीं है, बस नाम आप शायद पहली बार देख रहे होगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या भला है, एक मिसाल से समझते हैं। मान लो मेरा बेटा, यहां पे मेरे पास एक कोई चार्ज है Q1 जो यहां पे मस्त मौजूद है, ठीक है। इसके सराउंडिंग में एक कोई चार्ज है भाई Q2, ठीक है। इसके सराउंडिंग में एक कोई चार्ज है भाई Q3, यहां रखा हुआ है। इसके सराउंडिंग में यहाँ पे एक कोई चार्ज है भाई Q4 रखा हुआ है। इसके सराउंडिंग में यहाँ पे एक कोई चार्ज है Q5 रखा हुआ है। और ऐसे करते 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 मान लो यहाँ पे कोई QN चार्ज रखा हुआ है। अब
ये जो पूरा का पूरा मैंने पूरा की पूरी कहानी बनाई है ना, जिसमें एक चार्ज है और उसके साथ बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, ये मेरा बेटा फिजिक्स की अच्छी किताबों में कहलाता है सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्या कहलाता है? सिस्टम ऑफ चार्जेस। आप जब भी कभी फिजिक्स की किताब पढ़ोगे कोई भी, तो वो कहलाता है जनाब सिस्टम ऑफ चार्जेस। अच्छा, इसमें Q1 को मैंने क्यों बनाया ऐसे, वो भी नजर आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये सारे चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, आप बोलोगे सर बिल्कुल कर रहे होंगे भाई। मतलब Q2 वाला Q1 पे, Q1 वाला Q2 पे, Q1 वाला Q3 पे, Q3 वाला Q5 पे, सब एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मैं इंटरेस्टेड किस चीज में हूं, समझना जरा। मैं इंटरेस्टेड इस बात में हूं कि यार मुझे ये बता दो कि Q1 चार्ज पे नेट फोर्स कितनी लग रही है। सवाल समझो मेरा। मेरा इंटरेस्ट किस में, मेरी चाहत क्या है, मैं चाह रहा क्या हूं। मेरी चाहत यह है कि जनाब Q1 फोर्स पे नेट फोर्स कितनी लग रही है, ये आप बता दो। मतलब देखो, मेरे इस जुमले का मतलब कतई तौर पे ये नहीं है कि Q2 चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लग रही। जुमले का मतलब कतन ये नहीं है कि Q3 पे फोर्स नहीं लग रही है, Q3 पे भी लग रही है, Q2 पे भी लग रही है। मतलब हर चार्ज हर दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, ध्यान में रखना। सिस्टम ऑफ चार्जेस इनको कहते हैं। लेकिन मेरा इंटरेस्ट क्या है कि भाई नेट फोर्स निकाल दो Q1 में। मैंने आपको कल के लेक्चर में बताई थी ये बात और कहा था हिफ्स कर लेना इस बात को। जिस पर फोर्स लग रही होगी वो आगे किस किस पे फोर्स लगा रहा है हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं होगा। ये मेरे एज इट इज कल के लेक्चर के अल्फाज हैं। तो Q1 आगे किस किस पे फोर्स लगा रहा है, नन ऑफ माई बिजनेस। मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि भाई नेट फोर्स बता दो किसके ऊपर, Q1 पे लगने वाली नेट फोर्स। तो भाई Q2 इस पे फोर्स लगा रहा होगा, Qnth इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा होगा, Q4 इस पे कोई फोर्स लगा रहा होगा, Q5 इस पे कोई फोर्स लगा रहा होगा, Q3 इस पे कोई फोर्स लगा रहा होगा। ये सारे अलग अलग फोर्स लगा रहे होंगे, ऐसे ही है ना भाई। तो अब देखो समझना जरा, ये जो चार्ज नंबर 2 इस पे फोर्स लगा रहा है उसको मैंने मान लो कह दिया F2। वैसे तो F21 कहना चाहिए लेकिन आसानी के लिए मैंने कह दिया F2। जो nth चार्ज इस पे फोर्स लगा रहे हैं मान लो मैंने इसे कह दिया Fn। वैसे तो Fn1 कहना चाहिए कि फोर्स अप्लाइड बाय nth चार्ज ऑन फर्स्ट चार्ज। जितने लोगों ने कल का लेक्चर तमीज से लिया है ना, सब समझ में आ रहा होगा मैं क्या नोमेनक्लेचर यूज कर रहा हूं, क्या अल्फाज यूज कर रहा हूं, ठीक है। ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है इसे मैंने आसानी के लिए कह दिया F4। ये जो फोर्स लगा रहा है इसे मैंने आसानी के लिए कह दिया F5। ये जो फोर्स लगा रहा है इसे मैंने आसानी के लिए कह दिया क्या, F3। सही है भाई। ये सारे चार्जेस इस पे फोर्स लगा रहे हैं। ये Q1 चार्ज भी यकीनन सब पे फोर्स लगा रहा होगा लेकिन वो हमारा कंसर्न नहीं है। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? वो कहता है ये है कि भाई अगर आपने किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालनी है तो आप क्या करो, सारी इंडिविजुअल फोर्सेस को ऐड कर दो। बस यही है भाई टोटल आपका वो। आपकी किसी भी क्लास की परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होती है? आप सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट की परसेंटेज लेते हो, उनको एवरेज कर लेते हो, परसेंटेज आ जाती है। ऐसे ही होता है ना भाई। सारी परसेंटेजेस मिला के आपकी पूरी ओवरऑल परसेंटेज बन जाती है। तो यहां पे अगर आपने Q1 पे लगने वाली टोटल फोर्स निकालनी है तो क्या करें भाई, मान लो 6 चार्जेस हैं जो Q1 पे फोर्स लगा रहे हैं, तो आप पहले चार्ज की वजह से फोर्स को लो, उसमें दूसरे चार्ज की वजह से फोर्स को ऐड करो, उसमें तीसरे की वजह से फोर्स को ऐड करो, उसमें चौथे की वजह से करो, पांचवें की वजह से करो, छठे की वजह से करो। और इस तरह से आपके पास क्या होगा, नेट आपके पास फोर्स निकल के आ जाएगी। तो मैं यहां पे ये लिख रहा हूं, नेट फोर्स ऑन Q1 इज वेक्टर सम। सर वेक्टर सम क्यों लिखा आपने? मेरा बेटा वेक्टर सम इसलिए लिखा क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर को ऐड करने के लिए वेक्टर की तरह ऐड करना जरूरी है। तो नेट फोर्स इज ऑन Q1 इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ all the forces applied by individual charges, applied by individual charges, applied by individual charges on Q1। सही है। नेट फोर्स ऑन Q1 क्या होगी, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। अच्छा जहन में रखिएगा, यहां मैंने वेक्टर सम क्यों लिखा, बहुत सारे बच्चे यही मार खाएंगे वेक्टर सम ना करने की वजह से। और इसके न्यूमेरिकल में सबसे जो कॉमन भंड मारने वाला पॉइंट है वो ये जहन में रखिएगा। बहुत सारा बच्चा इसी को भूल जाता है। तो ये कॉमन मिस्टेक पॉइंट होता है, जहन में रखिएगा। और ये कॉमन मिस्टेक है, बच्चा क्या करते हैं सिर्फ सम का टर्म याद करके चलता है यहां से। वेक्टर सम जहन में रखना है, मैं भी आपको मिसाल से समझा दूंगा। ऑल द फोर्सेस अप्लाइड बाय इंडिविजुअल चार्जेस ऑन Q1। जो आज का हमारा टीपी वाला क्वेश्चन है ना, वो तो आखिर में आएगा, जबरदस्त वाला क्वेश्चन। अभी उससे पहले हम बहुत सारे क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। ये आ गया। अब इसको मैं लिखूंगा कैसे, मैं लिखूंगा भाई नेट फोर्स ऑन चार्ज 1, नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 इज द वेक्टर सम। तो आप बोलोगे भाई फोर्स अप्लाइड बाय
charge 2 on charge 1, force applied by charge 3 on charge 1, force applied by charge 4 on charge 1, करते 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 जितने भी चार्जेस हैं सबको क्या करोगे आप वेक्टर फॉर्म में ऐड करोगे। अच्छा, अब जितने लोगों के जहन में ये नहीं आ रहा कि वेक्टर सम स्केलर सम में क्या डिफरेंस होता है, तो मेरा बेटा आपने क्लास 11 में स्केलर वेक्टर पढ़ा होगा, मैं रिवाइज करा देता हूं। देखो, जब आप 2 को 3 में ऐड करते हो तो आंसर आपके पास आता है 5, ये स्केलर एडिशन है, हमेशा 5 आएगा। लेकिन अगर आप 2 न्यूटन को 3 न्यूटन में ऐड करना चाह रहे हो, तो जब तक मैं आपको यह ना बताऊं कि भाई 2 न्यूटन की फोर्स और 3 न्यूटन की फोर्स के दरमियान में एंगल क्या है, तब तक आप इनको ऐड नहीं कर सकते। जब मैं आपको एंगल बता दूंगा फिर आप क्या करोगे, फिर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब आप क्या करोगे, अब आप इस फॉर्मूले की मदद से इनको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अब इसका जो रिजल्टेंट है वो 1 न्यूटन से लेके 5 न्यूटन तक कहीं भी आ सकता है, यानी कि इन दो को जब आप ऐड करोगे तो इसका रिजल्टेंट 1 न्यूटन से लेके 5 न्यूटन के बीच में कहीं भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन थीटा। अगर थीटा 0 डिग्री है तो 5 न्यूटन आएगा, अगर थीटा 180 डिग्री है तो 1 न्यूटन आएगा, और अगर थीटा 0 या 180 के बीच में कुछ भी है तो आंसर आपका 1 न्यूटन से 5 न्यूटन के बीच में कहीं भी आ सकता है। तो ये फर्क होता है किसमें, स्केलर एडिशन में या वेक्टर एडिशन में। फिर रिवाइज कर रहा हूं आसान भाषा में। आसान भाषा में स्केलर एडिशन में आपको एंगल नहीं चाहिए होता, एंगल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होता। वेक्टर एडिशन में यू नीड टू हैव प्रॉपर म्यूचुअल एंगल इन बिटवीन द टू वेक्टर्स जिनको आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। स्ट्रेट अवे चलते हैं मेरे बेटा क्वेश्चंस की तरफ और अपना कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से बिल्ड करते चलते हैं। देखो देखो भैया, मान लो हमारे पास दो चार्जेस हैं, वो ऐसे सिचुएट हुए हुए, ठीक है, समझना। एक कोई चार्ज Q1 मान लिया मैंने, एक कोई चार्ज यहां पे मैंने Q2 मान लिया। जो Q1 है मेरे बच्चे, इसका वैल्यू मैंने मान लिया है मिसाल के तौर पे 1 माइक्रोकूलम, ठीक है, 1 माइक्रोकूलम। Q2 का वैल्यू मेरे बेटे मैंने मान लिया मेरे पास कितना है, 4 माइक्रोकूलम। और इनके दरमियान में जो टोटल डिस्टेंस मुझे गिवन है, वो मैं मान लेता हूं 18 सेंटीमीटर का है। टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, 18 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। और यहां पे मेरा बेटा मेरे पास एक कोई Q3 चार्ज रखा हुआ है, बिल्कुल मिड पॉइंट पे। कहां रखा हुआ है ये Q3 चार्ज, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का लफ्ज जब भी आए समझ जाइएगा इसका मतलब क्या है, एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द लाइन, एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द लाइन, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरा बेटा इसके अंदर आपने करना क्या है, और इस Q3 का वैल्यू क्या है ये भी लिख लेते हैं यहां पे। मान लेते हैं जनाबे वाला कि इस Q3 का वैल्यू अपने पास है, आसानी के लिए 2 माइक्रोकूलम ले लो, ठीक है। अभी तो आप समझ ही रहे हैं ना और क्या कर रहे हैं। अब आपसे सवाल वाला क्या पूछ रहा है, सवाल वाला आपसे पूछ रहा है फाइंड 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 नेट फोर्स ऑन Q3। बेटे अच्छे से सवाल को समझना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वगैरह के भी सारे क्वेश्चन इसी एक सवाल से निकलेंगे, क्योंकि वहां भी वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आपको बोला जा रहा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन Q3। अब सबसे पहले तो आप ये देख लो कि क्या ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है, तो आप बोलोगे जी सर सिस्टम ऑफ चार्जेस है। क्यों, क्या पहचान बताई थी, ओ भाई बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हो, एक से ज्यादा चार्ज रखा हुआ हो तो वो सिस्टम ऑफ चार्ज तो डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया आपके पास ये एक सिस्टम ऑफ चार्ज है। अब क्या किया जाए जनाबे वाला, अब आपको देखो सबसे पहले आप लोकेट करो आपको फोर्स किस पे निकालनी है, आपको फोर्स निकालनी है Q3 पे। जो फोर्स लगा रहा है डायरेक्शन हमेशा वो तय करेगा, जिस पर फोर्स लग रही है वो आगे किसी पे फोर्स लगा रहा है या नहीं लगा रहा हमारा कंसर्न नहीं है। दो रूल आपने अपने पल्ले से बांध लेने। पहला रूल, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमेशा कौन तय करेगा, जो फोर्स लगाने वाला है। कल की क्लास में ये बात हुई थी, नोट्स में भी लिखा है आपके। जिस पर फोर्स लग रही है वो आगे किसी पे फोर्स लगा रहा है नहीं लगा रहा हमारा कंसर्न ही नहीं है। ये Q3 है, ये Q3 Q2 पे क्या फोर्स लगा रहा है, नन ऑफ माई बिजनेस। Q3 Q1 पे क्या फोर्स लगा रहा है, नन ऑफ माई बिजनेस। Q3 पे कौन फोर्स लगा रहा है, Q1 और Q2। Q1 Q2 पे कोई फोर्स लगा रहा है या नहीं लगा रहा, नन ऑफ द कंसर्न। क्यों, किस पे फोर्स निकालनी है, Q3 पे। तो Q1 Q2 पे जितनी मर्जी फोर्स लगाए, Q2 Q1 पे जितनी मर्जी फोर्स लगाए, मेरा कोई कंसर्न यहां पे नहीं है। अच्छा, मुझे फोर्स निकालनी है Q3 पे। अब पहले देख लेते हैं Q1 को। मेरा बेटा Q1 आपको वाजे तौर पे नजर आ रहा है, कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। मैंने आपको बताया था जो चार्ज फोर्स लगाएगा डायरेक्शन भी वही सेट करेगा। तो भाई Q1 Q3 में फोर्स लगा रहे हैं, अब बोलोगे जी सर। अब मैं बोलूंगा बता मेरा बेटा कि Q1 कैसा है, अब बोलोगे सर पॉजिटिव है। Q3 कैसा है, वो भी पॉजिटिव है। तो Q1 क्या चाहेगा, Q3 Q1 की तरफ आए या Q3 Q1 से दूर जाए। तो भाई लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस टेंड टू रिपेल ईच अदर आउट। इसका मतलब
Q1 चाहेगा कि Q3 इससे दूर भागे, यानी ये जो मैंने डायरेक्शन बनाई है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज 1/3। ये मेरा बेटा क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज 1/3, यानी कि Q1 चाहेगा कि Q3 को अपने पास से दूर भगाए। अगर नहीं समझ में आया कोई मसला नहीं है, मैं फिर समझा रहा हूं, फिर समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी करके समझ लेते हैं। इसको ले लेते हैं हम अभी नेगेटिव, ठीक है, आसान हो जाएगा। शुरू में इसको नेगेटिव ले लेते हैं, अगले सवाल में इसी को पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक है। चलो अभी इसको नेगेटिव कर लेते हैं। ये मेरे पास मान लो मेरा बेटा कैसा चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। अगर नहीं समझ में आया कोई मसला नहीं है, फिर देख लो। भाई सवाल पढ़ो, सवाल में क्या निकालना है, हमें निकालना है नेट फोर्स ऑन Q3, सही। अब देखो Q2 Q3 पे फोर्स लगाएगा, अब बोलोगे बिल्कुल बिलाल भाई फोर्स लगाएगा। तो Q2 जो Q3 पे फोर्स लगाएगा उसका मैं डायरेक्शन निकालने लगा हूं, ठीक है। डायरेक्शन कौन तय करता है, जो फोर्स लगा रहा होता है। कौन फोर्स लगा रहा है, Q2 फोर्स लगा रहा है Q3 पे। तो अब देखो Q2 नेगेटिव है और Q3 पॉजिटिव है। Q2 क्या चाहेगा कि Q3 इसकी तरफ आए या इससे दूर जाए, तो भाई ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो Q2 चाहेगा Q3 इसकी तरफ आए। गोया Q2 क्या करेगा, इसे अपनी तरफ घसीटेगा, इसे अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगा। ये जो मैंने ग्रीन से बनाया है, दिस इज बेसिकली F23, फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज 2/3। मेरा बेटा अगर आपने कल वाला लेक्चर तरीके से लिया था और आज ये मेरी बात सुन ली है, तो आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालने में जिंदगी में कभी मसला नहीं होगा। और ये बड़ी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि चाहे आप इंजीनियरिंग में आगे चल के इलेक्ट्रिकल रखो, इलेक्ट्रिकल में एक कोर्स आता है थर्ड ईयर फाइनल ईयर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का, जहां मैक्सवेल की इक्वेशन पढ़ाई जाती है, वहां भी हम चार्जेस की डायरेक्शन ऐसे ही निकाल रहे होते हैं। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका। ये आपने निकाल ली, F13 आ गया, F23 आ गया, बस अब क्या करना है भाई, अब बताते हैं क्या करना है। अब आपने सबसे पहले F13 का वैल्यू निकालना है। F13 का वैल्यू कैसे आएगा भाई, मैग्नीट्यूड निकालना सीखा है ना, के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सर यहां पे आपने के Q1 Q3 क्यों लिख दिया, इसलिए कि भाई पहला चार्ज तीसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, तो Q1 Q3 लिख दिया उठा के। अगर पहला दूसरे पे लगा रहा होता तो Q1 Q2 लिख देता यहाँ पे, ठीक है। 9 × 10⁻⁹ चार्ज नंबर 1 कितना है भाई, 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻⁶। आगे दिया है -4 माइक्रो कूलम। मैंने बताया था साइन नहीं रखते हम। साइन क्या करता है भाई फोर्स के उसमें, साइन क्या करता है, साइन सिर्फ ये बताता है कि फोर्स अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है, बस और कुछ नहीं बताने वाला। Q3 कितना है भाई, 2 माइक्रो कूलम, तो 2 × 10⁻⁶ आ गया, अपॉन में आर स्क्वायर। आर क्या है, ये दोनों चार्जेस जिनके दरमियान में फोर्स निकाल रहे हो इनका डिस्टेंस। तो भाई Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 9 सेंटीमीटर। सर आप पे ये इंकशाफ कैसे हुआ कि ये 9 सेंटीमीटर है, मेरे बच्चे पूरी लाइन की लेंथ क्या है, 18 सेंटीमीटर, और ये मिड पे रखा हुआ है, तो 18 को जब मैं 2 से तकसीम करूंगा या डिवाइड करूंगा तो ये 18/2 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना भाई। तो 9 सेंटीमीटर आ गया आपके पास, सही है। तो इसको एक काम करते हैं, 9 नहीं करते, इसको और आसान कर लेते हैं ताकि बिल्कुल अभी कैलकुलेशन में हम फंसे ही ना। इसको 6 सेंटीमीटर कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस मान लिया भाई 6 सेंटीमीटर है, तो ये आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरा मकसद सिखाना है, बेसिक मैथ्स है कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। ये आधा डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब Q1 Q3 के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाते हैं भाई, डिवाइड बाय 100 कर दो, ये मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² कर दो। ऊपर स्क्वायर क्यों लगाया आपने, क्योंकि आर स्क्वायर ये फॉर्मूले का है मेरे भाई, ये मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9 × 10⁻⁹ 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 हुआ, 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶ मिला के हो गया 10⁻⁻12। आसान है। अब स्क्वायर का अप्लाई कर दो, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये हो गया 10⁻⁻4। 9 से 9, ये 9 से 9 मारने के लिए मैंने यहाँ 18 से इसको 6 सेंटीमीटर कर दिया था ताकि सकून में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं ऊपर ले जाता हूं तो ये बन जाएगा जनाबे वाला 2 × 10⁻⁹ सही है। 9 में अगर मैं 4 को ऐड करूं, 9 में अगर मैं 4 को ऐड करूं तो ये बनता है 13, 13 में से अगर मैं 12 निकाल दूं तो ये बनता है 1, तो ये आता है आंसर 20 न्यूटन। यानी कि भाई चार्ज नंबर 3 पे जो फोर्स लगा रहा है वो कितनी है, 20 न्यूटन अवे फ्रॉम Q1, या 20 न्यूटन टूवर्ड्स चार्ज नंबर 3। सही हो गया। कल की क्लास में इसका भी एक सवाल देखा था। अब देख लेते हैं F23, अगर किसी को अभी तक समझ में नहीं आया मैंने दोनों चार्ज के बीच में फोर्स कैसे निकाली थी, नो इश्यूज, में फिर रिपीट कर रहा हूं। मैं फोर्स निकालने लगा हूं बिटवीन चार्ज नंबर 2 एंड चार्ज नंबर 3, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सारे स्टेप गौर से देख लो। कैसे करेंगे भाई, पहले फॉर्मूला देखो के, अब मैं लिखूंगा Q2 Q3 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सर अब Q1 Q2 क्यों नहीं लिखा, तो मैं बोलूंगा मेरे बच्चे मैं फोर्स किसके दरमियान में निकाल रहा हूं, चार्ज 2 और चार्ज 3 के दरमियान में, तो भाई वही रखूंगा ना यहाँ पे Q2 Q3। तो K कितना है भाई, 9 × 10⁻⁹,
Q2 कितना चार्ज है आपके पास, -4 माइक्रोकूलम। वी आर नॉट सपोज टू पुट साइन इन द फॉर्मूला ऑफ कूलम्स लॉ, रीजन बीइंग माइनस साइन या प्लस साइन विल ओनली टेल यू कि जो फोर्स है इसका नेचर क्या है। ये नेचर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये रिपल्सिव फोर्स है। अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्स है। सर ये इंकशाफ आप पे कैसे हुआ, ये इंकशाफ आप पे भी हो जाएगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हुए, वहां मैंने पहले लेक्चर में गालिबन आपको ये सब समझाया था या दूसरे में समझाया था, ठीक है। तो Q2 भी आपके पास आ जाएगा 4 माइक्रोकूलम, तो 4 इंटू 10⁻⁻6। Q3 आपके पास आ जाएगा 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10⁻⁻6। अपॉन में आ जाएगा आर स्क्वायर, आर बोले तो जिन चार्जेस के दरमियान में आप फोर्स निकाल लो इनके बीच का डिस्टेंस। तो मेरा बेटा ये चार्ज 3 है, ये चार्ज 2 है, दरमियान का डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर। कैसे पता चला भाई, टोटल 6 सेंटीमीटर था, आधा कर दिया क्योंकि ये मिड पे रखा हुआ है Q3। क्या हमेशा मिड पे होगा, नहीं, हो सकता है 250 हो, फिर उसे क्या करेंगे, वो करना सिखाएंगे जब सवाल आएगा, क्यों टेंशन लेते हो, ठीक है। अमूमन इंजीनियरिंग वालों को आते हैं क्योंकि इंजीनियरिंग वालों के पास उनके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है, वहां पे वो 2/5 और 3/5 का कॉन्सेप्ट पढ़ के आ रहे होते हैं, वरना सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन टेक्निक से आप निकाल सकते हो, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। या 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए या तो 100 से डिवाइड कर दो या 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर आपके पास क्या आ गया भाई, स्क्वायर आ गया। ये फिर से मैंने सारे स्टेप रिपीट कर दिए ताकि किसी को दिक्कत हो तो वो हल हो जाए। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 8, 10⁻9 एज इट इज, 10⁻⁻6, 10⁻�6 मिला के हो गया 10⁻का 12, 3 का स्क्वायर 9, 10⁻⁻4। ये और ये तो सीधा सीधा मर गया। अच्छा, 4 को ऊपर ले जाएंगे तो 8 इंटू 10⁻9, 10⁻⁻12, सही है, और 10⁻4। 9 में 4 ऐड किया 13, 13 में से 12 निकाल गया तो 10 बच जाएगा, यानी कि 10⁻1, तो 8 इंटू 10 आंसर कम्स आउट टू बी 80 न्यूटन। यानी कि चार्ज नंबर 2 जो चार्ज नंबर 3 पे फोर्स लगा रहा होगा वो 80 न्यूटन है, अवे फ्रॉम चार्ज 3, या कह लो टुवर्ड्स चार्ज नंबर 2। अब अब यहां पे ना, अब यहां तक उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे ना आगे की बात सुनना, आगे की बात ज्यादा अहम है। आपका सवाल क्या था, आपका सवाल ये था, ये लिखा हुआ भी यहां पे, सवाल ये था कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज 3। क्या निकालनी है, नेट फोर्स निकालनी है और चार्ज नंबर 3, चार्ज नंबर 3 पे कुल मिला के कितनी फोर्स लग रही है ये निकालनी। अभी आपने इंडिविजुअल जो चार्जेस फोर्स अप्लाई कर रहे थे वो तो निकाल लिया, लेकिन अभी तक आपने कुल मिला के फोर्स नहीं निकाली चार्ज नंबर 3 पे, जहन में रखें इस बात, ठीक है। अब कुल मिला के फोर्स निकालने के लिए सबसे बड़ा हमारा जो गधा होता है वो ये करता है, वो ऐसे लिखता है। ऐसे नहीं लिखना आपने, इसलिए पहले गलत लिख के दिखा रहा हूं। आप बोलोगे F13 प्लस F23, ये हमारा सबसे बेचारा मासूम बिल्कुल जो है ना, जिसको कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल जो है ना पानी को मम्मम कहने वाला बच्चा है, वो ऐसे लिख देगा इसको उठा के। बेटा ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, जहन में रखिएगा, अभी अगले ही सवाल में आप फंस जाओगे इसमें ना, इसलिए तो ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है ना। आपने इसको कभी लिखना है ऐसे, ना आपने इसको कभी प्रैक्टिस करनी है ऐसे, सही। आपने कैसे लिखना है इसे, आपने इसको ऐसे लिखना है कि भाई नेट फोर्स ऑन चार्ज 3। सर तो ये ऑन चार्ज 3 डालना अच्छा कॉन्सेप्ट है, नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ऊपर एरो डालना अच्छी चीज है। ये जो इसमें काम की चीज है ना, ये है ऊपर एरो डालना। एरो डालने से आपको ये याद दहानी रहेगी कि मैंने F13 को F23 में वेक्टोरियली ऐड करना है या वेक्टर समेशन करनी है, ये जहन में रखिएगा। ये तो आप सिंपल ये बता रहे हो कि ये स्केलर एडिशन हो रही है, ये है आपकी वेक्टर एडिशन, जहन में रखिएगा, ठीक है। अब सर वेक्टर एडिशन कैसे होगी, आप मुझे जरा समझा भी दें। देखो भाई, वेक्टर एडिशन कैसे होगी, आपके पास हमेशा दो ही वेक्टर आएंगे ऐड करने के लिए, तो दो वेक्टर की एडिशन के लिए आपके पास ये तरीका होता है, R इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। सर अगर दो से ज्यादा आ जाए, अबे पहले जो पढ़ा रहा हूं वो तो पढ़ ले, ये सवाल अक्सर वो बेशतर आता है, इसलिए मैं खुद ही जो है ना वो जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनका आंसर कर रहा हूं। पहले दो वाले तो सीख ले, आज तक दो ही वाले आए हुए हैं, पहले उन पे तो हाथ सेट कर ले, उसके बाद और भी सीख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ये जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा है ये कोसाइन रूल कहलाता है। अगर दो से ज्यादा वेक्टर है तो आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड ऐड कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल फ्रेंकली स्पीकिंग जो बच्चा होता है ना इंटरमीडिएट बैकग्राउंड का, उसकी वेक्टर्स पे गिरफ्त इतनी अच्छी नहीं होती कि वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट डायरेक्ट लगा सके, तो ये बात टीचर्स को भी पता होती है। नॉर्मली वो कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे कि आप दो से ज्यादा पे जाओ, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बाद में जब आप इसके ऊपर थोड़ा सॉलिड हो जाओगे एक दो सवाल ऐसे करा दूंगा जिसमें दो से ज्यादा वेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। खैर, अब देखो यहां पे आ गया, आपने सबसे पहले देखना है कि आपके पास थीटा क्या है। देखो इसमें ए क्या चीज होगी, ए आपके पास हो जाएगी मेरे बच्चे पहली फोर्स, ए क्या हो जाएगा मेरे यहां पे पहली फोर्स। बी क्या हो जाएगी, बी आपके पास हो जाएगी भाई दूसरी फोर्स। भाई दो फोर्सेस मिलाकर ही तो ये एक्ट कर रही है यहां पे, तो
ए पहली फोर्स हो गई, बी दूसरी फोर्स हो गई, मिला के आपने यहां पे क्या, ये क्या चीज है, ये आर क्या है, आर आपके पास हो जाएगी मेरे भाई रिजल्टेंट फोर्स, खत्म। आर क्या हो जाएगी, आर आपके पास है रिजल्टेंट फोर्स। समझ में आने वाली बात है। आपने थीटा निकालना है। अब ये थीटा है क्या, आप बोलोगे सर एंगल है। जी मुझे पता है ये एंगल है। कौन सा एंगल है मेरा बेटा, ये जो पहली फोर्स और दूसरी फोर्स है ना, इनके दरमियान का एंगल है, इनके दरमियान का एंगल है। इसे अच्छी किताबों में हम म्यूचुअल एंगल भी कहते हैं। म्यूचुअल एंगल, म्यूचुअल एंगल मतलब दो वेक्टर्स के दरमियान का एंगल। ये दोनों वेक्टर के दरमियान का एंगल या तो टेल टू टेल होना चाहिए, ये सब नोट्स में लिख लेना, एक एक पॉइंट की इतनी अहमियत है कि आपको बाद में एहसास होगा, या हेड टू हेड होना चाहिए। सर जरा इसको इलेबोरेट भी कर दें, टेल टू टेल क्या है और हेड टू हेड क्या है। देखो भाई, टेल टू टेल का मतलब है वेक्टर की दुम से दुम मिली हुई हो। क्या मतलब, भाई देखो, ये मैंने एक वेक्टर बनाया और ये मैंने एक वेक्टर बनाया, ये एक वेक्टर बनाया। इस पॉइंट पे ये जो एंगल बन रहा है ना इन दोनों के दरमियान में, ये कहलाता है टेल टू टेल एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, क्योंकि दोनों की दुम के दरमियान में बन रहा है एंगल। ये होना चाहिए ये, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों के हेड के दरमियान में बन रहा हो। सर उसकी वो क्या तरीकेकार होगा, वो ऐसे होगा, वो कुछ इस तरह से हो जाएगा भाई मेरे, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। ये वाला जो मेरा बेटा है, ये है, ये आपके पास कहलाता है हेड टू हेड एंगल। इस केस में ये भी सही है, दोनों को आप म्यूचुअल एंगल कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में, ये ए और बी, ठीक हो गया। अब ये, अब देखो भाई, आप यहां पे नोट करो, ये आपको दो, एक येलो कलर का एरो मैंने बनाया था और एक मैंने ये ग्रीन कलर का एरो बनाया था, F13 और F23। आपको नजर आ रहा है इनकी डायरेक्शन क्या है। मैं आपको आखिर में चल के इनकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को लेते हुए चलो, ताकि शॉर्ट ट्रिक आपको पता हो कब इस्तेमाल करनी है, वरना फंस जाओगे। F13 का डायरेक्शन देखो, F23 का डायरेक्शन देखो। मुझे वाजे तौर पे नजर आ रहा है और आपको भी यकीनन नजर आ रहा होगा कि ये है F13 का डायरेक्शन और ये है F23 का डायरेक्शन। गोया के मुझे ये नजर आ रहा है कि दोनों आपस में पैरेलल हैं, या दोनों का डायरेक्शन सेम है भाई। F13 कहां पॉइंट कर रहा है, सीधे हाथ की तरफ, और F23 भी कहां पॉइंट कर रहा है, सीधे हाथ की तरफ। यानी कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। जब दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों पैरेलल हैं, तो आपको सीधा सीधा पता चल गया दोनों के दरमियान में थीटा क्या है, 0 डिग्री है। कैसे पता चला, या कैसे आप इसको टेल टू टेल एंगल कैसे निकाल रहे हो, देखो ऐसे निकाल। इसको मैंने यहां से उठा के कॉपी किया, समझना, ये कॉपी किया, ये यहां लाके रख दिया, ये यहां लाके रख दिया। अब देखो दोनों की मैंने क्या टेल से क्या करी हुई है, टेल मिलाई हुई है। समझ आ गई, नजर आ रहा है। अच्छा, ये जो मैंने कॉपी करके यहां लाया है ना, इस अमल के अंदर आप देखो, फिर देखो यहां पे, ये इस अमल को दोबारा देखो। जब मैं इसे यहां से, अबे ये जब मैं इसको यहां से मेरे बच्चे कॉपी करके ला रहा हूं, तो ना तो मैंने इस एरो का साइज छोटा बड़ा किया है, ना मैंने इस एरो का डायरेक्शन चेंज किया है। देख समझ आ रही है, मैंने ऐसे ऐसे इसका कोई डायरेक्शन चेंज नहीं किया था। वापस कर देता हूं, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं किया, सिर्फ एक जगह से उठा के कॉपी किया, दूसरी जगह लाके पेस्ट कर दिया। ऐसे करने पे नजर ही आ रहा है दोनों की टेल आपस में मिल गई, दोनों पैरेलल एंगल है। आपको नजर आ रहा है दोनों के बीच का थीटा कितना है मेरे भाई, 0 डिग्री है। अब देखो, आपको सब कुछ पता चल गया। अब आप कैसे करोगे, अब आप यहां पे आ जाओगे, आप अपना फॉर्मूला यूज करोगे, आर इज इक्वल टू √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब आपको थीटा भी पता चल गया, कॉस कितना है, 0 डिग्री है। वैल्यूज को यहां पे लाके पुट करेंगे। ए कितना आ रहा था, 20 आ रहा था, अभी ऊपर निकाला था। बी कितना आ रहा था, 80 आ रहा था, और प्लस 2ab, ठीक है। और आगे आ जाएगा आपके पास cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री मेरे बच्चे क्या होता है, 1 होता है। बेसिक मैथ 0102 में सब सिखाया है ये। अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400। 80 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6400। अच्छा, 8 टू द 16, 16 टू द 32, और जनाबे वाला 2 जीरो इसमें आपने ऐड कर लिया। अच्छा, आगे चलते हैं भाई। 6400 के अंदर अगर मैं ये ऐड करता हूं तो ये बनता है 9600 गालिबन। 9600 में अगर मैं 400 ऐड करता हूं तो ये बनता है मेरे ख्याल से 10,000। 9600, हाँ, 10,000 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि 10 पावर 4 बाहर आ जाएगा तो 10 पावर 2, यानी कि क्या बन गया मेरा बेटा, 100 न्यूटन। ये आपने क्या निकाल ली मेरे बच्चे, ये आपने निकाल ली अपने पास रिजल्टेंट फोर्स। पहले आप इसी सवाल को देखो अच्छे तरीके से, एक एक स्टेप को देखो, क्या आपको सारे स्टेप समझ में आए जो मैंने अभी, शॉर्टकट पे नहीं जाना, जो सिखा रहा हूं समझा रहा हूं उस पे चलो। ये समझ आ गया सब कैसे कैसे। मैं अब 5 तक गिन रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, एक, दो, और ग्रुप में शेयर कर देना अपने, ताकि जो नहीं बेचारा ले सका या कोई और इशू है तो वो भी देख ले।
अब नीचे आ जाओ जरा, इसको देखो, अब नीचे आ जाओ, इसको देखो, सही हो गया। इसको आपस में शेयर कर देना, ठीक है। एक काम तो ये हो गया, ये आपने रिजल्टेंट फोर्स निकाल ली। अब देखो मेरा बेटा, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या होने वाला है, इसको भी देख लेते हैं भाई। देखो भैया, रिजल्टेंट फोर्स का जो डायरेक्शन है, आपको नजर आ रहा है, F13 भी सीधे हाथ पे लग रहा है, F23 भी कहां लग रहा है, सीधे हाथ पे लग रहा है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे, दोनों जो फोर्सेस हैं, F13 चाह रहा है कि चार्ज 3 सीधे हाथ पे जाए, F23 भी चाह रहा है कि चार्ज 3 सीधे हाथ पे जाए। तो मिला के मेरा बेटा जो इनका रिजल्टेंट होगा वो ऐसे एक्ट कर रहा होगा, ये इनकी रिजल्टेंट फोर्स है, ये रिजल्टेंट फोर्स है। सही, ये क्या है मेरे बेटे, इनकी रिजल्टेंट फोर्स है, यानी कि ये रिजल्टेंट फोर्स है नेट फोर्स ऑन चार्ज 3। अब अगर मैं नीचे लिखूंगा ना, नीचे लिखूंगा, तो मैं इसका आंसर कैसे लिखूंगा, इसका आंसर मैं लिखूंगा कि नेट फोर्स ऑन चार्ज 3 इज 100 न्यूटन टुवर्ड्स, 100 न्यूटन टुवर्ड्स -4 माइक्रो कूलम चार्ज, ये है। अब देखो, इसको एक बार पढ़ो, मैंने क्या लिखा है, 100 न्यूटन का नेट फोर्स है टुवर्ड्स -4 माइक्रो कूलम चार्ज। देखो, ये देखो, F13 क्या आ रहा है, ये टोटल फोर्स क्या आ रही है, टोटल फोर्स आ रही है 100 न्यूटन टुवर्ड्स -4 माइक्रोकूलम चार्ज या टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अब किसी के जहन में ना एक दो सवाल आएंगे। पहला सवाल, सर अभी तो ये एरो सेम था, अगर एक एरो यहां होता, मिसाल के तौर पे, ये मिट जाए बताता हूं, अगर एक एरो ऐसा होता, एक ऐसा होता, फिर क्या करते, फिर जो बड़ी फोर्स का डायरेक्शन है वो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन होगा, सही। अगर एरो एक लाइन में ना होते तो वो मैं करा दूंगा, अभी आगे चल के क्यों टेंशन लेते हो, सब हो जाएगा, सही। पहले ये क्लियर कर लो, अगर एक एरो यहां होता, एक एरो यहां होता, अब क्या करते भाई, इनमें से एक फोर्स यकीनन बड़ी होगी, एक फोर्स छोटी होगी, अगर बराबर होगी तो दोनों फोर्स एक दूसरे को काट देंगी। अगर ऐसे है एरो, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो जो बड़ी फोर्स होगी उसका वाला डायरेक्शन रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो जाएगा, सही हो गया। दूसरा सवाल यहां जहन में एक और आएगा, सर आपने अभी हमें यहां पे कहा था कि भाई सीधा सीधा ऐड नहीं करना, लेकिन आप देखें, आपने पहली फोर्स निकाली 20 न्यूटन, दूसरी निकाली 80 न्यूटन, इसको ऐड करें, देखिए कितना बनता है 100 न्यूटन। आपने ऐसे खामा पीली में इतनी लंबी करी, ऐड करते तो भी आंसर क्या आता, 100 न्यूटन आ जाता। ये अभी आ रहा है ना आंसर, ये वाहिद केस है थीटा 0 डिग्री वाला के जिसके अंदर ऐड करने पे आंसर आ जाता है, वो आपको वेक्टर से समझ में आ जाएगी कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन बाकी के जो पॉसिबली एंगल्स हैं, जैसे अगर मिसाल के तौर पे दोनों के दरमियान में एंगल फोर्स के दरमियान में थीटा 90 कर दिया जाए, फिर ऐड करके नहीं आएगा। थीटा 45 कर दूं, फिर ऐड करके नहीं आएगा। थीटा 180 कर दूं, फिर भी ऐड करके नहीं आएगा, मतलब ऐसे स्केलर ऐड करके नहीं आएगा। तो जहन में रखिएगा, ये भी अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि वाहिद थीटा 0 डिग्री वाला ऐसा केस है कि जिसके अंदर सीधा सीधा ऐड करके आंसर आ जाएगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक भी आगे आपको बताऊंगा, सही है। और तो अब जल्दी से करना क्या है, 5 मिनट आपके पास है, आपने सवाल सॉल्व करना है। द क्वेश्चन इज, आपके पास ये आपके पास मान लो दो चार्जेस हैं, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही मासूम किस्म के दो चार्जेस हैं। एक आपके पास ये कितना था, मेरा ख्याल है 1 माइक्रो कूलम का चार्ज था ना ये, ठीक है। ये मान लिया आपके पास एक 1 माइक्रो कूलम वाला चार्ज है, इसे आप कह देना अपना Q1, मासूम चार्ज। बिल्कुल मिड पॉइंट पे यहाँ रखा हुआ है Q3, इसको मान लेते हैं, ये कितना रखा था, मेरा ख्याल है 2 माइक्रो कूलम था, मैं देख भी लूं यार इससे, चलो भंडी मार दूं। Q3 2 माइक्रो कूलम था, ठीक है। और ये जो है ना यहाँ पे जो रखा हुआ है, इसको मान लेते हैं जनाब, अब की बार ये +4 माइक्रो कूलम, +4 माइक्रो कूलम, एंड दिस इज Q2। अब सवाल मेरा वापस वही है, मैं आपको बता चुका, ये मिड पॉइंट पे रखा हुआ है मेरे भाई, और जो टोटल डिस्टेंस है ना, वो मान के चलो वही वाला पुराना वाला 6 सेंटीमीटर है, कहां से कहां तक, Q1 से लेके Q2 तक। टोटल एंड टू एंड डिस्टेंस कितना है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा Q1 और Q3 के बीच में, 3 सेंटीमीटर। फोर्स आपके क्या निकालना क्या है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज 3। चार्ज 3 पे लगने वाली नेट फोर्स बतानी है और पूरा आंसर बताना है कि क्या आंसर है, ठीक है। आंसर अगर आपका लेट से मिसाल के तौर पे 60 न्यूटन आ रहा है, तो बताना है 60 न्यूटन किस डायरेक्शन में आ रहा है और क्यों आ रहा है, पूरा वर्किंग करके बताओ। अब मेरा बेटा, ये आपको मैंने क्वेश्चन दिया था, आप में से जितने लोगों का इसका आंसर आ गया है, एक्सीलेंट भाई, बहुत ही जबरदस्त है। जितने लोगों का आंसर नहीं आया भाई, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है कि कौन किस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हैगा, सही भाई, नजर ही आ रहा है आपको ये बात। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, हमें फोर्स निकालनी है जनाब, नेट फोर्स ऑन चार्ज नंबर 3 मालूम करनी है।
तो चार्ज नंबर 3 खुद किसी पे भी फोर्स लगाता रहे, हमारा कोई कंसर्न नहीं है। चार्ज 3 पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, Q1 और Q2 लगा रहा है। सबसे पहले Q1 की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। देखो भैया Q1 आपको नजर आ रहा है, Q1 कैसा है, Q1 आपको दिख रहा है कि Q1 इटसेल्फ है पॉजिटिव इन नेचर, सही है। और Q2 कैसा है मेरे भाई, वो भी पॉजिटिव इन नेचर है। और Q3 दिख रहा है, वो भी कैसा है, खुद पॉजिटिव इन नेचर है, ठीक है। अब अगर मैं Q1 की बात करूं तो मुझे ये बात नजर आ रही है कि Q1 और Q3 एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और Q1 चाहेगा कि Q3 Q1 के पास से दूर चला जाए, ऐसे ही है ना। इतना बड़ा क्यों बन गए, एक मिनट। ये जो है, जो Q1 है, ये क्या चाहेगा मेरा बेटा कि Q3 इसके पास से क्या हो, दूर जाए। ये डायरेक्शन मैंने किसके लिहाज से निकाली है, Q1 के लिहाज से, क्योंकि ये डायरेक्शन किसकी है, फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज 1 ऑन चार्ज 3, क्योंकि सवाल वाले ने कहा था कि नेट फोर्स मालूम कीजिए किसके ऊपर, ऑन चार्ज 3। समझ में आ गई हमें ये बात भी, अच्छा जी। अब जो Q2 है, आपको नजर आ रहा है, जो Q2 है ये पॉजिटिव है और Q3 भी पॉजिटिव है, तो गोया कि Q2 जो है वो भी Q3 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। गोया Q2 चाहेगा Q3 जो है वो Q2 के पास से भी क्या हो मेरे भाई, दूर जाए। गोया ये जो मैंने ग्रीन कलर से अब डायरेक्शन बना रहा हूं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय Q2 ऑन Q3। ये आ गई हमारे पास डायरेक्शन, सबसे पहले F2 3, दोनों डायरेक्शन आपके पास आ गई। अब उसके बाद क्या करना है भाई, अब उसके बाद आपने फोर्स कैलकुलेट कर लेनी है। अब जब आप F13 निकालोगे, चूंकि मैंने ना तो चार्ज चेंज किया ना मैंने डिस्टेंसेस चेंज किए, तो वो आएगा आपके पास 20 न्यूटन। जब आप F23 निकालोगे मेरे बच्चे, तो ये आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 80 न्यूटन। सेम कॉन्सेप्ट जो ऊपर सिखाया था, K Q1 Q3 अपॉन R स्क्वायर, फिर K Q2 Q3 अपॉन R स्क्वायर आ गया। अब आपने निकालना है इनके दरमियान का एंगल। देखो भाई, अगर एंगल निकालना मसला है, डायरेक्शन निकालना मसला है, मैं फिर दिखा रहा हूं। सबसे पहले ये मैंने बना दिया, किसका एरो बनाया, F13 का एरो बनाया। ये किसका एरो है, ये मेरे भाई F13 का एरो है। ये कहां पॉइंट कर रहा है, सीधे हाथ की तरफ। अब मैं एरो बना रहा हूं किसका, F23 का, तो भाई ये है F23 का एरो। ये कहां पॉइंट कर रहा है, उल्टे हाथ की तरफ। आपको देख के ही नजर आ रहा है कि F13 और F3 का जो डायरेक्शन है ये ओपोजिट है। ये तो देख के ही आप पहचान सकते हो, ओपोजिट डायरेक्शन है। F13 सीधे हाथ की तरफ है, F23 उल्टे हाथ की तरफ है। गोया कि आप कह सकते हो दीज आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान में, एंटी पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान में एंगल कितना होता है मेरे भाई, एंगल होता है 180 डिग्री का एंटी पैरेलल वेक्टर्स में। आपको ऐसे नहीं लग रहा, अच्छा तो कोई मसला नहीं है, एक और तरह से निकाल लेते हैं। मैंने कहा था भाई इसको ऐसे आप यहां से फ्री वेक्टर बनाना, कॉपी करना और लाके पेस्ट कर देना। ये लो भाई, यहां लाके पेस्ट कर दिया। अब यहां लाके पेस्ट करने में नुकसान क्या है कि यहां पे जब आप पेस्ट कर रहे हो तो देखो F13 का जो टेल है वो F23 के हेड पे आ रहा है। अब आपने ऐसे नहीं करना, मैंने आपको बताया था कि या तो हेड टू हेड जोड़ोगे या टेल टू टेल जोड़ोगे। अगर मैं इसको ऐसे ले जाता हूं यहां पे, ऐसे दोनों की टेल आपस में जोड़ देता हूं, दोनों की टेल आपस में जोड़ता हूं, क्योंकि आपको एंगल कौन सा चाहिए, या तो टेल टू टेल चाहिए या हेड टू हेड चाहिए। अगर आपने ऐसे जोड़ा, अब आप देखो ये आपने इस पॉइंट पे जोड़ा, इन दोनों के दरमियान में एंगल अगेन कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। या तो हेड टू हेड निकालोगे या टेल टू टेल निकालोगे, आपको एंगल ही ये वाला चाहिए और कोई दूसरा एंगल आपको नहीं चाहिए, सही, क्योंकि थीटा यहां होता ही वही आर वाला। बस आ गया एंगल आपके पास। अब क्या करेंगे, आप बोलोगे भाई R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 80 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 20 इंटू 80, और आगे आपके पास आ गया कॉस ऑफ 180 डिग्री। वैसे भी अपने शॉर्ट नोट्स में कहीं ये बात नोट कर लेना कि अगर दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं, ओपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो हमेशा एंगल 180 डिग्री ही आने वाला है और कुछ भी नहीं आने वाला। 20 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, 400 होता है। 80 का स्क्वायर अभी पढ़ा था 6400 होता है। 20 को 2 से ये 8 2 16 32, और ये मेरे पास बन गया 3200 बन गया, सही है। और यहां पे cos 180 डिग्री क्या होता है, -1 होता है। ये विदाउट कैलकुलेटर बेसिक मैथ 0102 का टारगेट है, वहां हमने ये चीज सीखी है। आर आ गया। अब क्या करेंगे भाई, 6400 में 400 ऐड कर ले तो भाई ये बन गया 6800, माइनस आपने करना है 3200 को। सही हो गया भाई साहब। अब 6800 में से 3200 को निकालना है। 68 में से अगर मैं 32 को निकालता हूं तो ये मेरे ख्याल है 36 बच जाएगा, तो ये बनता है मेरे पास 3600। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 36 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2। 36 का रूट अपने को पता है 6 है, 10 पावर 2 को रूट से बाहर निकालेंगे 10 आ जाएगा। ये आ गया आपके पास आंसर 60 न्यूटन। ये सब रूट मूट निकालना बेसिक मैथ्स के अंदर सब सीखा हुआ है हमने, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब
आती है डायरेक्शन की बात। मैंने आपको ये बात लिखवाई थी, बताई थी कि जब एंटी पैरेलल डायरेक्शन में आपके वेक्टर्स आए, आपने क्या करना है, आपने सीधा सीधा जो बड़ी फोर्स है उसके डायरेक्शन को कहना है ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन है। बड़ी फोर्स F13 F23 में से कौन सी है, नजर आ रहा है भाई, ये आपके पास ग्रेटर फोर्स है। तो मेरा भाई जो ग्रेटर फोर्स है यही जो है ये क्या हो जाएगा, इसका ही डायरेक्शन किसका हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। F23 का डायरेक्शन कहां है, उल्टे हाथ की तरफ है। तो मेरे भाई यही डायरेक्शन आपके पास किसका होगा, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन हो गया। आपने यहां पे लिख दिया कि भाई साहब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F3 या फोर्स अप्लाइड ऑन 3। अब इससे ज्यादा और आहिस्ता करके या आसान करके मैं क्या ही बता सकता हूं। ये आ गया आंसर आपके पास। ये सवालों को आपने कम से कम 5-5 दफा अटेम्प्ट करना है। अब जरा यहां पे ना मैं आपको कुछ आसानी के लिए बातें बता देता हूं। वो आसानी के लिए बातें आपने वैसे नोट भी कर ली होंगी। पहली बात जो आपने नोट करी थी ऊपर वाले सवाल में कि जब थीटा 0 डिग्री था तो रिजल्टेंट कैसे आ रहा था, ऐड करके। अब जब थीटा 180 डिग्री है, गौर से सुनना, तो रिजल्टेंट कैसे आया है, बड़े में से छोटे को माइनस करके। फिर सुनो, जब दोनों वेक्टर्स के दरमियान में, ये वेक्टर हैं दो, दो वेक्टर्स के दरमियान में जब थीटा 180 डिग्री है, दे आर पॉइंटिंग इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट कैसे आया, बड़े में से छोटे को माइनस करके। हमेशा ऐसे ही आएगा। थीटा 0 डिग्री है, हमेशा से मुराद जब थीटा 180 होगा उसमें हमेशा ऐसे ही आएगा। जब थीटा 0 है तो हमेशा दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड करके ही रिजल्टेंट आएगा। सही है। तो इसमें मैं आपको 3 केसेस लिखवा रहा हूं, 3 केसेस जो कि 99.9% ऑफ द क्वेश्चन में आपके चलेंगे। पहला केस कि अगर थीटा 0 डिग्री है तो उसमें आप रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, रिजल्टेंट आप निकालोगे दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को ऐड करके। मैंने आपको सबसे पहले करना सिखाया जो इसका एक्चुअल मेथड था उससे, और एक्चुअल मेथड सारे के सारे एंगल कोई भी होता रहे, कोई भी एंगल होता रहे, एक्चुअल मेथड क्या है, √a² + b² + 2ab cos थीटा। भाई एंगल कोई भी हो, 45 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90, कोई भी एंगल हो, ये जनरल फॉर्मूला है, हर केस में वैलिड है। अब वो है ना, अगर आपने जनरली जल्दी कोई काम करना है तो जल्दी के लिए फिर ये आपको प्रैक्टिस के साथ खुद ही जहन में आ जाएंगी चीजें, कोई मसला नहीं है। थीटा 180 डिग्री है, आप रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर दोगे। मैं a - b यहां पे लिख रहा हूं और नीचे लिख रहा हूं प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड दैट प्रोवाइडेड दैट a इज ग्रेटर देन b। अगर b ग्रेटर देन a होगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा b - a। सिमिलरली अगर थीटा आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा तो r कैसे आएगा, √a² + b² करके आएगा। अब शायद मेरी वो वाली बात आपको सेंस बना रही होगी जो मैंने कहा था कि रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए आपने हमेशा मुंह उठा के जमा नहीं कर देना, आपने वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट जहन में रखना है। क्योंकि वेक्टर एडिशन के अंदर आपके पास a + b भी होगा, a - b भी होगा, और √a² + b² भी हो रहा होगा। अब ये थीटा 90 डिग्री वाले केस में ये फॉर्मूला कैसे आया, आप यहां से ड्राइव भी कर सकते हो। कैसे करोगे, आप ये फॉर्मूला करोगे, √a² + b² + 2ab cos of 90 डिग्री, cos ऑफ 90 डिग्री। cos 90 डिग्री अपने पास कितना होता है मेरे भाई, 0 हो जाता है। cos 90 डिग्री इज हाउ मच, 0 हो जाएगा। जब cos 90 0 हो जाएगा तो ये जो पूरी की पूरी टर्म है, 0 × एनीथिंग आंसर विल बी 0, तो ये वाली पूरी टर्म उड़ गई आपके पास, और ये वाला फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, √a² + b² जो कि मैंने लिखवाया था। अब बच्चा बोलेगा सर 45 डिग्री हो तो भाई जनरल फॉर्मूला है ना, जो लगाते रहना उसके ऊपर बैठ के, क्या दिक्कत है, आ जाएगा। ये मैंने अलग से इसलिए लिखवा दिए क्योंकि 99.9% ऑफ द टाइम आपके यही फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, ठीक है। कभी कोई एग्जामिनर जो कि अल्लाह करे, कोई अच्छा एग्जामिनर जो फिजिक्स को वाकई दिल से समझता है, दिमाग से समझता है, वो कोई पेपर बनाए तो इसमें आपके क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था। अब इसके अंदर जो आपके माजी में क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। यहां तक मुझे बता दो बच्चे, सब चीज क्लियर हो गई है। अब देखो मेरा बेटा, हमारे सामने ये एक सवाल आपको दिया हुआ है। अच्छा, ये सवाल माजी में एक ही बार आया है सिर्फ, ठीक है, एक ही बार ये क्वेश्चन आया है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कंसीडर भी किया है। सवाल पूछा गया था नस्ट के अंदर, और गालिबन 2017 या 2018 का पेपर में था क्वेश्चन। कहता क्या है, 3 चार्जेस हैं, Q1 1 माइक्रोकूलम, Q2 -2 माइक्रोकूलम एंड Q3 -3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 1 मीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है, कोई भी ऐसा ट्राइंगल कि जिसकी सारी साइड्स और सारे इंटरनल एंगल्स एक बराबर होते हैं, ऐसे ट्राइंगल को हम लोग कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल।
साइड आपको दी हुई है 1 मीटर, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1। अच्छे तरीके से सवाल को सुनना समझना। फिर इसके बाद जो है ना, इसी सवाल को आप लोग भी करोगे चेंज करके वैल्यूज, ठीक है। देखो भाई, आपको कहा हुआ क्या है, पहले यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। आपको कह रहे हैं एक कोई चार्ज आपके पास Q1 है, यहाँ पे रखा हुआ है। एक कोई चार्ज आपके पास Q2 है, यहाँ पे रखा हुआ है। एक कोई चार्ज आपके पास Q3 है, वो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। Q1 आपके पास क्या है मेरा बेटा, 1 माइक्रोकूलम। Q2 आपके पास क्या है, -2 माइक्रोकूलम। Q3 आपके पास क्या है, -3 माइक्रोकूलम। ये आपको चार्जेस दिए हुए आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 1 मीटर। आपको साइड भी दे दी 1 मीटर की, ठीक है। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1। इस पे जो फोर्स लग रही है वो आपने मालूम करनी है, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1। तो भाई इस पे फोर्स कौन कौन लगा रहा होगा, इस पे फोर्स लगा रहा होगा Q2, और इस पे फोर्स कौन लगा रहा होगा, Q3। समझ आती है बात की। एक हिंट मैं आपको और देता हूं, फिर आपने एक बार खुद से अटेम्प्ट करना है, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपको जो चीज गिवन है ना यहाँ पे, वो एक चीज ये भी गिवन है कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है ना, वो साइड की आपको लंबाई गिवन है कि वो साइड की लंबाई कितनी है। ये साइड की लंबाई है मेरा बेटा 1 मीटर, ये भी आपको गिवन हो गया यहाँ पे। साइड की लंबाई कितनी है, दिस इज 1 मीटर, ठीक हो गया। और एक और चीज मैं आपको बताया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो इसके अंदर सारे एंगल एक बराबर हैं, और एक बराबर एंगल कितने होते हैं भाई, 60 डिग्री होते हैं। सर ये कैसे इंकशाफ हो गया, बेटा जो ट्रायंगल होता है ना, इसके इंटरनल एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री का। तो अगर मैं 180 को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करूंगा तो वो कितना बनेगा, 60 डिग्री ईच बन जाएगा, सही। अब ये आपके पास क्वेश्चन है, जल्दी से अटेम्प्ट करो और मुझे बताओ कि नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 जो है ना, वो बेसिकली क्या आ रही है, जो Q2 Q3 इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो मिला के कितनी आ रही है, जल्दी से बताओ। अभी आपको पता चलेगा जनरल फॉर्मूले की अहमियत। देखो भैया, इस सवाल में आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपने करना होता है डायरेक्शन निकालने वाला। आ जाते हैं डायरेक्शन की तरफ। भाई Q1 के ऊपर कौन कौन फोर्स अप्लाई करेगा, तो भाई Q1 के ऊपर एक Q2 लगाएगा, एक Q3 लगाएगा। Q2 कैसी फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स। क्यों भाई, Q1 पॉजिटिव है और Q3 खुद कैसा है, Q1 पॉजिटिव है और Q2 खुद कैसा है, नेगेटिव है। तो Q2 Q1 को अपनी तरफ बुलाना चाहेगा। तो ये जो मैंने डायरेक्शन बनाई है अभी, ये किसकी डायरेक्शन है मेरे भाई, ये डायरेक्शन हो गई आपके पास फोर्स अप्लाइड बाय 2 on 1 की। पहला स्टेप हो गया। अब आप निकालो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज 3 on चार्ज 1। आ जाओ भाई, चार्ज 3 भी चार्ज 1 को अपने पास क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सर ये कैसे पता चला आपको, मेरे भाई चार्ज 3 नेगेटिव है और चार्ज 1 कैसा है, चार्ज 1 पॉजिटिव है। तो अल्टीमेटली नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ बुला रहा होगा। तो गोया ये जो मैंने डायरेक्शन निकाली है, अब ये ग्रीन से जो बनाई है, ये डायरेक्शन किसकी है, F31 की। पहले मुझे बता दो, यहां तक सबको क्लियर है, इसमें तो किसी को कोई रॉकेट साइंस नहीं लग गई कि इसमें मैंने कोई रॉकेट साइंस कर दी हो यहां तक आते आते। यहां तक क्लियर हो गया ना, डायरेक्शन निकालना तो हम सीख ही चुके हैं ऑलरेडी कई दफा। ये वही काम मैंने उठा के यहाँ पे कर दिया, कोई नया काम नहीं किया। अब क्या करें भाई, अब आप ये करो कि अब आप F21 और F31 का वैल्यू निकाल लो भाई। F21 का वैल्यू क्या आएगा, के Q2 और Q1, और Q2 कितना है भाई यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम, साइन तो रखते नहीं है। और Q1 कितना है भाई 1 माइक्रोकूलम, 10⁻⁻⁶। अपॉन में आ गया R²। R² से क्या मुराद है भाई, Q2 और Q1 के बीच का क्या फासला है, तो भाई 1 है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो भाई हो गया ये 18 इंटू 10⁻9 आया एज इट इज। और -6 हो गया पावर माइनस का 12। तो 9 में से जब आपने 12 को निकाला तो कितना आया, ये 10⁻⁻3 आ गया। अभी आपने इसको और कुछ नहीं करना, एज इट इज रहने दो। F21 आ गया आपके पास। अब क्या करेंगे भाई, अब आप जाओगे मेरे बच्चे F31 की तरफ, फोर्स अप्लाइड बाय 3 on 1। अच्छा, अब क्या करें, 9 इंटू 10⁻9 के Q3 कितना है 3 माइक्रोकूलम, गोया 3 इंटू 10⁻⁻6। Q1 कितना है 1 माइक्रोकूलम, यानी 1 इंटू 10⁻⁻6। अपॉन में आपके पास क्या आता है 1²। वही डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस भैया, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज 1 एंड चार्ज 3 विल ऑल्सो बी 1 मीटर। ये भी 1 मीटर, सारे 1 मीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात यही होती है कि इसकी आपके पास सारी साइड और सारे इंटरनल एंगल्स एक बराबर होते हैं। तो ये हो गया आपके पास 1², सही। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, नाउ दिस इज 27। 9 3 27 हो गया ये आपके पास, ठीक है। अब क्या करें भाई, अब आपने दोबारा वही किया, 9 में से 6 निकाला तो 3 बचा, 3 में से 6 निकाला तो -3 बचा, तो 10⁻⁻3 ये आ गया आपके पास न्यूटन में आंसर, ठीक हो गया जनाब। अब क्या करें भाई, अब आपके पास
F21 आ गया, F3 आ गया। अब आपने देखना है इन दोनों के दरमियान का एंगल। आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है इन दोनों F21 और F31 के दरमियान का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो इसका मतलब आप यहां पे कोई शॉर्टकट तो यूज नहीं कर सकते, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अप्लाई करोगे। तो आप बोलोगे भाई 18 इंटू 10 पावर माइनस का 3 ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 27 इंटू 10 पावर माइनस का 3 ऊपर आ जाएगा आपके पास होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 18 इंटू 10 पावर माइनस 3, साथ में यहां पे आ जाएगा आपके पास 27 इंटू 10 पावर माइनस 3, और आगे आपके पास आ जाएगा कॉस ऑफ 60 डिग्री। अब इसको आपने सॉल्व करना है भाई, ये है आपका सॉल्व करने वाला काम। परेशानी की बात नहीं है, जिस जमाने में नस में आया था ना, उस जमाने में नस में भी कैलकुलेटर हुआ करता था। इसका ये मतलब नहीं अभी ये सवाल आ नहीं सकता, आ सकता है, लेकिन वैल्यूज चेंज कर देंगे। भाई अगर मैं यहीं पे वैल्यूज ऐसी कर दूं, मिसाल के तौर पे मैं वैल्यूज यहां पे थोड़ी सी मॉडिफाई कर दूं कि यहां पे मेरा आंसर बन जाए 36, और ये 10 पावर माइनस 3 खत्म हो जाए। कैसे कि भाई मैं यहां पे कोई ऐसा फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दूं, कैसे इंट्रोड्यूस करूंगा, यहां पे मैं डिस्टेंस को 1 मीटर लेने के बजाय मान लो मैं डिस्टेंस को मिसाल के तौर पे 1 सेंटीमीटर ले लेता। तो जब सेंटीमीटर लेता तो ऑटोमेटिकली 10 पावर माइनस 2 होता, ऊपर स्क्वायर आता, स्क्वायर 10 पावर माइनस 4 होता, वो नीचे से ऊपर जाता 10 पावर प्लस 4 हो जाता। तो आपके पास डायरेक्टली वहां पे 10 पावर माइनस 3 का फैक्टर खत्म हो जाता। तो एग्जामिनर के लिए ना वैल्यूज चेंज करना मसला नहीं होता, जहन में रखना ये बात। अभी हम सीख क्या रहे हैं, अभी हमारा मकसद क्या है, जो कूलम लॉ के न्यूमेरिकल है ना उसको सीखना। अच्छा, इसको भी विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर करना मुश्किल नहीं है, हो जाएगा आराम से। कॉस 60 डिग्री आप क्या लिखोगे, मैं बता भी देता हूं कैसे होगा, हाफ लिखोगे, हाफ से आप इस 2 को कैंसिल कर दोगे, चलो ये तो साइड में हो गया। अब क्या करेंगे, 18 इंटू 27 को आप मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर 10 पावर माइनस 3 और 10 पावर माइनस 3 ये आपके पास क्या बन जाएगा, 10 पावर माइनस 6 बन जाएगा, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। -3 क्या बन जाएगा, -6 बन जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपका स्क्वायर है ये दोनों पे आएगा, 27 पे स्क्वायर अलग आएगा, इस पे स्क्वायर अलग आएगा। जब इसके इसके ऊपर स्क्वायर आएगा तो ये 10 पावर माइनस 6 हो जाएगा। 27 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर निकालना सिखाया था, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 2 7 जा 14, 14 2 जा 28, एक डिजिट छोड़ा लिख लिया इसको उठा के, 9 आया, 4 प्लस 8 हो गया आपके पास 12, और 4 प्लस 2 6, 6 और 1 7। ये सब चीज आपको भी सिखाई हुई है बेसिक मैथ्स के अंदर। तो यहां आपके पास आ जाएगा 729। इसी टेक्निक पे आप यहां पे स्क्वायर अप्लाई करोगे, 10 पावर माइनस 6, 18 का स्क्वायर करोगे आप यहां पे, सही, 18 का स्क्वायर आप कर लोगे। अब क्या करोगे, 10 पावर माइनस 6 आप सब में से कॉमन निकाल लोगे, फिर जो बचेगा उसे आप ऐड करोगे। अब रूट निकालना है, 10 पावर माइनस 6 को रूट से बाहर लेके जाओगे, 10 पावर माइनस 3 आएगा, जो बाकी बचा हुआ फैक्टर है उसका स्क्वायर रूट निकालना सिखाया हुआ है, आप रूट से बाहर आ जाओगे। आप इतनी मुश्किल नहीं करना, आप इसको कैलकुलेटर से कर लेना सॉल्व। लेकिन बताने का मकसद ये है कि बेसिक मैथ्स के अंदर ये सारी कैलकुलेशन मैंने आपको करना सिखाई हुई है, स्क्वायर कैसे लेना है, रूट कैसे लेना है, ठीक है। हाँ, अब अगर ये सवाल आएगा तो अल्टीमेटली आपके पास जो वो है ना अपना, जिसे कहना चाहिए वैल्यूज होंगी, वो इस तरह की होंगी कि वो आराम से हो जाएंगी, देख के ही आपके रूट निकल रहे होंगे, ठीक है। डेसिमल में भी आ सकता है आंसर, आप इसको रूट में भी छोड़ सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपके जो ऑप्शन है वो किस तरह के दिए गए हैं, ठीक है भैया। तो ये हमारे पास सवाल था, मैंने आपको ये सवाल इसलिए कराया ताकि आपको अहमियत का अंदाजा हो जाए कि जनरल फॉर्मूला हमारे जहन में होना क्यों जरूरी है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, अब एक और सवाल की तरफ चलते हैं। इस एक और सवाल से मैंने एक और कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, तो अच्छे से समझना सवाल को। सवाल आप भी सॉल्व करोगे। एक मान लो मेरे पास चार्ज है 4 माइक्रोकूलम का, एक और चार्ज है मेरे पास 4 माइक्रोकूलम का, और जनाबे वाला ये ऐसे रखे हुए हैं किसी एक लाइन के ऊपर, मान लेते हैं ऐसे रखे हुए हैं किसी एक लाइन के ऊपर, ठीक है। यहां कहीं पे रखा हुआ है आपके पास, लेट से दिस इज चार्ज Q1, यहां कहीं पे रखा हुआ है मेरे बेटे, लेट से दिस इज चार्ज Q2, और इनके बिल्कुल मिड पॉइंट पे बेटे डायरेक्शन का अगर आपसे पूछेगा तो मैं आपको बता दूंगा, आप क्यों परेशान हुए चले जा रहे हो, ठीक है। अगर डायरेक्शन आपसे पूछेगा तो मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर डायरेक्शन, ठीक है। समझ आ गई बात की, क्लियर हो गया, सही है। ये सवाल मैंने आपको सिर्फ इसलिए कराया था ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आपने कैसे अप्लाई करना है, सही है। इसकी डायरेक्शन बच्चे ऐसे होगी, आप इसकी डायरेक्शन ऐसे निकाल सकते हो, ये आपके पास है, इसको आप रिजॉल्व करोगे। अगर आपको अब दिल ही कर रहा है सीखने का तो देखो बता देता हूं, ये ऐसे रिजॉल्व करोगे, ऐसे एक कंपोनेंट इसका ये बनेगा, एक कंपोनेंट इसका ये बनेगा। सिमिलरली यहां से इसको रिजॉल्व करोगे, एक कंपोनेंट ये बनेगा, एक कंपोनेंट ये बनेगा।
एक्स कंपोनेंट अलग निकालोगे, वाई कंपोनेंट अलग निकालोगे, फिर आप पाओगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट। इससे आप इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पूछा हुआ नहीं गया था, इसलिए मैंने आपको जितनी जरूरत थी उतना बता दिया। लेकिन आपका दिल कर रहा था तो मैंने आपको ये भी बता दिया कैसे रिजॉल्व कैसे करेंगे। इसको रिजॉल्व करोगे, यहाँ पे आप एक इमेजिनरी एक्सिस मान लो, ये एंगल हो जाएगा आपका 30 डिग्री का, एक कंपोनेंट इधर आया, एक कंपोनेंट इधर आया। फिर इसी तरीके से इस वाले को रिजॉल्व करेंगे, वाई कंपोनेंट दोनों को जोड़ के आएगा, एक्स कंपोनेंट यहाँ दोनों को मतलब सब्ट्रैक्ट करके आएगा, बड़े वाले में से छोटे को, एक एक्स आ जाएगा एक वाई आ जाएगा, फिर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स करोगे जो आपके पास हो जाएगा। ठीक है बेटे, ये 1 मीटर मैंने खुद से नहीं लिया, ये सवाल में गिवन था कि जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड की लेंथ आपकी 1 मीटर है। 1.0 मीटर का मतलब 1 मीटर ही तो होता है। ठीक है, यहां पे 60 डिग्री कैसे आया? इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो इंटरनल एंगल्स होते हैं ना वो सेम होते हैं। तो टोटल एंगल जो है ना, टोटल एंगल यानी कि ये और ये और ये सारे एंगल मिला के होते हैं 180 डिग्री। तो जिसको आप जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपके पास आएगा 60 डिग्री। तो हर एक एंगल आपका 60 60 60 60 डिग्री का हो जाएगा उठ के। सही, ये सही हो गया। जुनेशा मेरा बेटा, आपको इसी वजह से ना क्वेश्चन समझ में नहीं आता क्योंकि आप ये बीच में जो इस तरह के सवालात कर रहे होते हो ना, सिलेबस कब मुकम्मल होगा, ये कब होगा, ओ भाई जो अभी पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करो बेटा। सिलेबस कब होगा, क्लास कब खत्म होगी, ब्रेक दे दें, नाश्ता कर लें, क्लास के अंदर जो क्वेश्चन चल रहे हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछो। अब आप मुझे इमेजिन करो कि मुझे इन सारे मैसेजेस में से ना वो क्वेश्चन देखने होते हैं जो काम के क्वेश्चन होते हैं, जो कई दफा मैंने नहीं बताया हुआ वो क्वेश्चन देखने होते हैं। तो कोशिश करो कि मेरे लिए भी जिंदगी को आसान रखा करो। तो वो जो आपके पास क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मैं देख सकूं जो काम के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नहीं बेटे, अगर Q3 का मैग्नीट्यूड है तो इसके अंदर डायरेक्शन Q3 की तरफ नहीं होगी। वजह यह है कि वो वाला रूल सिर्फ तब अप्लाई होता है जब दोनों फोर्सेस एक ही लाइन के अलोंग होती हैं। ये वाला जो आपने सवाल पूछा है ना, अगर दो फोर्सेस ऐसे होती है ना एक ही लाइन के अलोंग और एंटी पैरेलल होती हैं, तब वो वाला रूल लगता है कि यार जो फोर्स ज्यादा है उसकी तरफ जो है ना उसकी डायरेक्शन होगी। ये एंटी पैरेलल थोड़ी है, तो बीच में 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन हुई हुई फोर्सेस है। ठीक है, तो इनको निकालने का तरीका वो होता है जो वेक्टर्स में आप पढ़ते हो, जो आप इसको रिजोल्व करते हो, फिर इसको रिजोल्व करते हो, फिर एक्स निकालते हो, फिर वाई निकालते हो, फिर टेंजेंट थीटा इक्वल वाई अपॉन एक्स करते हो, वो तरीका होता है। जरूरत नहीं है उस पर जाने की, इसलिए मैं लेके भी नहीं जा रहा। अब आपने जबरदस्ती पूछा था तो मैंने बता दिया था भाई उसके अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें डिटेल लेक्चर में बता रहे होते हैं, उसकी जरूरत नहीं है अभी आपको, वरना आपको मैं जरूर बता दूं उसको भी। ठीक है, चलो अब देखो, ये आपके पास एक सवाल है 4 माइक्रोकूलम का, और एक और 4 माइक्रोकूलम है Q1 Q2। ये बीच में आपके पास एक Q3 चार्ज रखा हुआ है, इसको मान लेते हैं हम लोग ये 1 माइक्रोकूलम का एक चार्ज। ठीक है भैया, अच्छा, और ये बिल्कुल रखा हुआ है मिड पॉइंट के ऊपर ऐसे। सही, ये कहाँ है भाई साहब? ये आपके पास मौजूद है अपने मिड पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अच्छा, और मान लेते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस है ना, ये एंड टू एंड डिस्टेंस यानी कि Q1 से लेके Q2 तक का डिस्टेंस, ये जो एंड टू एंड डिस्टेंस है, ये मेरा बच्चा आपके पास कितना है? ये आपके पास 6 सेंटीमीटर है। आपको बोला जा रहा है, अब जल्दी से निकाल लेना, अब तो कई दफा ये क्वेश्चन कर चुके हैं। आपको बोला जा रहा है फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑन Q3, ये सवाल है। नेट फोर्स निकालिए Q3 पे, जल्दी से निकाल दो, बहुत बकरी सा क्वेश्चन है, आसान सा। अब देखो मेरा बेटा, इसके अंदर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 0 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, क्यों 0 न्यूटन आ रहा है भाई, देख लेते हैं। सवाल क्या था? फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज नंबर 3। सही, अब देखो भाई, चार्ज 3 पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? Q1 लगाएगा और Q2 लगाएगा। भाई Q1 इसे करेगा रिपेल, क्यों? Q1 पॉजिटिव, ये खुद भी पॉजिटिव। Q2 भी इसे क्या करेगा भाई? Q2 भी इसे करने वाला है रिपेल। सही हो गया, दोनों रिपेल कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो आपने ये काम किया कि भाई आपने डायरेक्शन निकाल ली दोनों की। दिस इज F13 एंड दिस इज F23, फोर्स अप्लाइड बाय 1 on 3 एंड फोर्स अप्लाइड बाय 2 on 3। नजर आ गया आपको ये बात? अच्छा जी, आपको ये भी पता चल गया कि डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसका मतलब एंगल कितना है? 180 डिग्री है। और एंगल 180 डिग्री के केस में हमने रिजल्टेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा हुआ था कि आप दोनों के मैग्नीट्यूड को आपस में क्या करोगे? माइनस कर दोगे, वरना आप R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से कर सकते हो। बस थीटा की जगह पे आपने क्या करना होगा? 180 डिग्री को पुट कर देना होगा। अब क्या करना है भाई? अब आप निकाल लो F13 का वैल्यू निकाल लो, क्या बनेगा भाई? K कितना है? 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना है? 4 माइक्रोकूलम, 4 × 10⁻⁻6। और Q3 कितना है? 1 माइक्रोकूलम, यानी कि 1 × 10⁻⁶ अपॉन में आ गया R स्क्वायर। R मतलब Q1 Q3 के बीच का फासला, दरमियान का। ये Q1 ये Q3, दरमियान का फासला होगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर यहां से लेकर यहां तक है।
तो गोया मेरे बच्चे ये आपके पास है 3 सेंटीमीटर, सही है, 3 सेंटीमीटर। और उसे मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 100 करो या मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 करो और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, सही। ये हो गया 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय 4 और 10 पावर माइनस में आ गया आपके पास यहाँ पे क्या 12 आ गया। अपॉन में अब 3 का स्क्वायर हो गया 9, 10 पावर माइनस हो गया 4, सही। जो मर रहा है मार दो यार, क्या मर रहा है इसमें से, 9 में से 9 मर गया। जब ये -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, 4 आया एज इट इज, 9 में से 12 गया -3 और +4 कितना हो गया, प्लस का 1, यानी कि आंसर आया मेरे पास 40 न्यूटन। F13 आया। सेम इसी तरीके से जब आप F23 निकालोगे तो आपका F23 का आंसर भी कितना आएगा, 40 न्यूटन आएगा। अब जब आप इस फॉर्मूले में डाल के रिजल्टेंट निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 40 - 40, आंसर कम्स आउट टू बी 0, यानी कि Q3 चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही होगी। जब Q3 चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही होगी तो हम कहेंगे कि आपका जो Q3 है ये इक्विलिब्रियम में है। कहां पे है ये, इक्विलिब्रियम में। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जब भी कहा जाए तो इसका मतलब क्या है, वहां पे नेट फोर्स क्या हो गई है, 0 हो रही है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज 0। अगर नेट फोर्स 0 है या आपको बोला जाए कि नेट फोर्स इज अ नल वेक्टर, नल वेक्टर कोई ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, अगर नेट फोर्स 0 है इसको हम नल पॉइंट भी कहते हैं। नल पॉइंट क्या है, ऐसा पॉइंट जहां पे फोर्स 0 होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0 हो जाएगी। तो ये आपके पास नल पॉइंट होता है। अब देख लो, आप यहां पे नोट करो, आपके पास ये दोनों चार्जेस कैसे थे, सेम टू सेम चार्जेस थे, ऐसे ही सेम चार्जेस थे। तो मैं यहां लिख रहा हूं, अगर आपके पास सेम चार्जेस हो, सेम चार्जेस का मतलब क्या है, सेम नेचर वाले चार्जेस हो, यानी कि या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, सेम नेचर वाले चार्जेस हो और इनका सेम मैग्नीट्यूड हो और इनका सेम मैग्नीट्यूड भी हो, तो आपका नल पॉइंट कहां होगा, नल पॉइंट आपका मिड पॉइंट होगा। यानी मिड पॉइंट पे आपका नल पॉइंट होगा, यानी कि मिड पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0 होगी और मिड पॉइंट पे आपका फोर्स भी 0 होगा। जो मेरे अल्फाज है एज इट इज लिखना, बाद में समझ में आती रहेगी, खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे अगर मैं अब सवाल को थोड़ा कर दूं चेंज, मैंने सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब मैंने आपको सवाल दिया दूसरा। अच्छा, एक और चीज इसमें नोट करो, यहां पे जो नेट फोर्स 0 हुई है, ये जो दो येलो वाले एरो बनाए हैं ना, F13 और F23, इनको जरा गौर से देखना, फिर सवाल पे चलते हैं। देखो, ये जो येलो वाले दो एरो बनाए हैं, आपको यहां से क्या बात समझ में आई है, आपको यहां से ये बात समझ में आई है, क्या बात, कि देखो नेट फोर्स को 0 करने के लिए ना दो कंडीशंस है। क्या, नेट फोर्स 0 तब होगी जब उस पॉइंट पे दोनों फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं उनका डायरेक्शन हो जाए ऑपोजिट, यही बात है ना। अरे भैया देखो, येलो वाले दोनों एरो देखो, कौन कौन सी दो फोर्सेस इस पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, जहां Q3 रखा हुआ है, एक F13 और एक F23, और दोनों का डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो पहली और बुनियादी शर्त नेट फोर्स के 0 होने की क्या है, कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग एट दैट पॉइंट वेयर द नल पॉइंट इज सपोज टू बी, वहां पे डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस शुड बी ऑपोजिट, क्योंकि अगर डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं है तो वो एक दूसरे को काट नहीं सकते, कैंसिल नहीं कर सकते। अच्छा, सेम सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से दूसरा पॉइंट क्या है, कि उस पॉइंट पे दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए मेरे भाई, मैग्नीट्यूड होना चाहिए सेम टू सेम। F13 और F23 का मैग्नीट्यूड देखो सेम था, तभी तो उन्होंने एक दूसरे को काटा था, वरना कैसे कैंसिल करते, कभी भी नहीं करते। मैग्नीट्यूड का सेम होना और डायरेक्शन का ऑपोजिट होना, यह कहलाता है नेगेटिव वेक्टर, यानी कि उस पॉइंट पे दोनों वेक्टर एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर होना चाहिए। F13 F23 शुड बी नेगेटिव वेक्टर ऑफ ईच अदर, उस पॉइंट पे जहां पे आपको नल पॉइंट मिल रहा है। ये बातें ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं सवाल की तरफ। सवाल क्या है भाई साहब, तो सवाल क्या है अपने पास, सवाल ये है, मान लो कि हमारे पास, मान लो कि हमारे पास यहां कहीं पे कोई एक चार्ज, ठीक है, यहां पे मान लो मेरा बेटा एक कोई चार्ज है, लेट्स से द चार्ज इज Q1, यहां पे मान लो एक कोई चार्ज है, लेट्स से द चार्ज इज Q2। जो Q1 चार्ज है, जो Q1 चार्ज है मेरे बच्चे, जो Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज मिसाल के तौर पे आपके पास है 4 माइक्रोकूलम का, Q2 चार्ज मिसाल के तौर पे आपके पास है 8 माइक्रोकूलम का, सही हो गया। अब आपको निकालने के यार इस पे नल पॉइंट का है। मान लो मैंने कोई एक पॉइंट मान लिया कि भाई मिसाल के तौर पे ये नल पॉइंट है। नल पॉइंट वो होगा जहां पे मैं कोई भी चार्ज रखूंगा, मान लो 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखता हूं, कोई भी चार्ज रखूंगा, लाजमी नहीं है 1 माइक्रो, कोई भी चार्ज रखूंगा, इसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स क्या हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी। ये नल पॉइंट है, कोई भी चार्ज रखूंगा, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये नल पॉइंट है।
आपने बताना ये है कि ये नल पॉइंट कितने फासले पे है Q1 से और कितने फासले पे है Q2 से। अब समझो जरा, अगर मैं ये मानता हूं कि भाई ये जो मैंने ये पॉइंट माना है, लेट्स से द पॉइंट इज ए, अगर मैं ये मान के चलता हूं कि भाई गिवन पॉइंट ए इज अ नल पॉइंट, अगर मैं ये मानता हूं कि भाई ये गिवन पॉइंट ए कैसा है, अगर मैं ये मान रहा हूं ये नल पॉइंट है, तो इसका मतलब ये है कि ये इस कंडीशन को जस्टिफाई कर रहा है कि नेट फोर्स जीरो है। और नेट फोर्स जीरो कब होती है? जब दोनों तरफ से फोर्सेस उस पर बराबर लग रही हो, यानी कि जो F13 हो उतना ही F23 लग रहा हो। जितना पहला चार्ज Q3 पे फोर्स लगा है उतना ही दूसरा चार्ज इस पे फोर्स लगा है। दूसरी बात यह है कि दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए भाई? ऑपोजिट होना चाहिए। भाई डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तभी तो कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, सही है। तो ये आपकी है कंडीशन नंबर 1। पहले इसको चेक करेंगे फिर इसको चेक करके अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखो भाई, जब कभी भी ध्यान में रखना, जब कभी भी आपके पास लाइक नेचर चार्जेस है, लाइक नेचर चार्जेस बोले तो एक जैसी नेचर वाले चार्जेस, जब भी आपके पास लाइक नेचर चार्जेस हैंगे, हमेशा आपके पास क्या होगा, उनके दरमियान में जो भी जगह है वहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन हमेशा होगी। ये मैं लिख रहा हूं, देखो फिर बताता भी हूं। उनके दोनों के दरमियान में, दरमियान से मुराद मिड पॉइंट नहीं होता, दरमियान से मुराद इज नॉट मिड पॉइंट, दरमियान से मुराद यहां से लेके यहां तक कोई भी जगह हो सकती है। तो इन इन दोनों के दरमियान में, दोनों के दरमियान में हमेशा 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 क्या होगा, दोनों के दरमियान में हमेशा हमेशा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑपोजिट ही होगी। आप चेक करके देख लो यार, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या हो जाएगी भाई? ऑपोजिट हो जाएगी। कैसे? चेक कर लो भाई। देखो यहां पे मैं कोई चार्ज रखता हूं, कोई सा भी चार्ज रख लो, भले नेगेटिव चार्ज रख लो, कोई नेगेटिव चार्ज रखा मान लो यहां पे मैंने, Q1 इसे अपने पास खींचेगा, Q2 इसे अपने पास खींचेगा। भाई मान लो यहां कहीं पे मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो भाई Q2 इसे अपने पास से भगाएगा, Q1 इसे अपने पास से भगाएगा। तो क्या बोला मैंने? अब पढ़ लो वहां पे क्या लिखा हुआ है। जब भी आपके पास लाइक नेचर चार्जेस हैं, भले दोनों प्लस में हो दोनों माइनस में हो, इन दोनों के दरमियान में हमेशा किसी भी पॉइंट पे आप निकालोगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो अपोजिट होगी। तो आपने देख लिया लाइक नेचर चार्जेस है, तो भाई लाइक नेचर चार्जेस के अंदर कहीं ना कहीं नल पॉइंट लाजमी एग्जिस्ट करेगा। नल पॉइंट मिड पॉइंट पे हो यह लाजमी नहीं है। मिड पॉइंट पे कब होगा? जब मैग्नीट्यूड सेम हो। अब देखो, अभी देखते हैं मिड पॉइंट कहां है, हमें तो नहीं पता कहां पे, अभी निकाल के देख लेते हैं, सही। और जो Q1 Q2 है ना, मैंने मान लिया कि इन दोनों के दरमियान में जो कुल मिला के डिस्टेंस है ना, वो वहां पे 6 सेंटीमीटर का है, सही है। Q1 और Q2 के बीच में टोटल फासला कितना है? 6 सेंटीमीटर का। अभी आपने Q3 को कहां रखा है कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि Q3 को जहां पे रखा है वहां पे नल पॉइंट है। और मैंने क्या बोला कि जब भी आपके पास लाइक नेचर चार्जेस है, इनके दरमियान में, दरमियान का मतलब कहीं पर भी बीच इस लाइन में नल पॉइंट हो सकता है, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब यहां पे मान लो F13 F23 का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो इधर नल पॉइंट आ जाएगा। यहां पे मान लो F13 F23 का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो नल पॉइंट यहां आ जाएगा। यहां मान लो F13 F23 का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो नल पॉइंट वहां आ जाएगा। गोया के जहां भी मैग्नीट्यूड मैच कर जाएगा उधर ही नल पॉइंट आ जाएगा, सही। अब मान लेते हैं भाई, भाई डायरेक्शन तो ऑपोजिट है ना, पता चल गया। अब मान लेते हैं कि आप F13 और F23 को इक्वेट कर दो। इक्वेट क्यों कर रहे हैं? मान लेते हैं कि जो पॉइंट ए है वहां पे F13 F23 बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि सवाल में गिवन है कि ये नल पॉइंट पे रखा हुआ है, और नल पॉइंट तभी होगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बराबर होगा। अब फॉर्मूला लिखो, के Q1 का वैल्यू क्या है? 4 माइक्रोकूलम, गोया 4 इंटू 10⁻⁶। Q3 का वैल्यू क्या है? Q3 का वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम, गोया के 1 इंटू 10⁻⁶। अपॉन में आ गया आर स्क्वायर। अब जरा समझना आर स्क्वायर से क्या मुराद है यहाँ पे। आर क्या चीज होता है? आर होता है Q1 और Q3, यानी कि जिन दो चार्जेस के दरमियान में फोर्स निकालो उनके दरमियान का डिस्टेंस, सही। अब देखो मैंने इसको पॉइंट ए पे रखा हुआ है, तो मैं मान के चल रहा हूं यहां से लेकर पॉइंट ए तक का जो फासला है, ये मैं मान लेता हूं दिस डिस्टेंस इज वाई। ये तो मुझे मालूम करना है, ये तो मुझे नहीं गिवन, ये वाई है। वाई क्या है? Q1 से लेके उस पॉइंट तक का फासला जहां पे Q3 रखा हुआ है और नल पॉइंट है। अब अगर मुझे यही डिस्टेंस निकालना हो Q2 से, यही डिस्टेंस किससे निकालना हो? Q2 से निकालना हो, तो क्या बनेगा? यही चीज, ये बन जाएगा मेरा बेटा मेरे पास 6 माइनस का वाई। सर ये कैसे इंकशाफ हुआ आपके पास कि 6 माइनस वाई? मेरे भाई ये इंकशाफ ऐसे हुआ कि देखो Q1 से लेके Q2 तक आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना था? ये टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस आपको सवाल में गिवन था ना, मैंने बताया था आपको ये टोटल डिस्टेंस। ये टोटल डिस्टेंस कितना था हमारे पास? ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास था 6 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब आपको ये पता चल गया कि ये फासला y है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? 6 माइनस वाई हो जाएगा, यही होगा भाई, सही। तो यहां पे आपने डिनोमिनेटर में लिखा y का स्क्वायर, क्योंकि अभी मैं ये क्या लिख रहा हूं? अभी मैं ये लिख रहा हूं F13, तो चार्ज 1 और चार्ज 3 के दरमियान का डिस्टेंस कितना है? y है यहां पे। अब F23 लिखना है,
मैंने इक्वेट क्यों किया? क्योंकि नल पॉइंट एट पॉइंट ए विच इज द नल पॉइंट, तो नल पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, जो हमें पता है लाइक नेचर चार्जेस के दरम्यान में हमेशा ऑपोजिट होता है, और इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड सेम होगा तभी ये नल पॉइंट बनेगा, अदरवाइज नल पॉइंट नहीं बनेगा। तो के क्यू टू कितना है भाई? 8 माइक्रोकूलम, 8 × 10⁻⁻6 और 3, चार्ज 3 कितना है? 1 माइक्रोकूलम गोया 1 × 10⁻⁻6 अपॉन में आ गया आपके पास आर स्क्वायर। आर कितना है? चार्ज 2 और चार्ज 3 के दरमियान का डिस्टेंस, विच इज 6 - y का होल स्क्वायर। अब जो जो इसमें आपको मरता नजर आ रहा है भाई साहब, उसे मार देंगे आप, मार दो भाई। कौन मर रहा है? 1 × 10⁻⁻6 से 1 × 10⁻⁻6 मर गया। यहां पे मैं एक जुमला बोल रहा हूं, कोशिश करना अभी समझ में आ जाए, वरना लेक्चर को दोबारा देखोगे और सवालों को 3-4 बार हाथ से करोगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा। क्या जुमला? मैंने अभी यहां पे एक बात बोली थी। क्या बात बोली थी मैंने ये बात बोली थी मेरा भाई कि चार्ज 3 कोई भी होता रहे फर्क नहीं पड़ेगा। चार्ज 3 कोई भी हो फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये चार्ज 3 मैंने 1 माइक्रोकूलम तो वैसे ही लिया था, वैसे ही कट गया। यहां पे नजर आ रहा है आपको ये बात? तो चार्ज 3 कुछ भी होता रहे उसने वैसे ही कट जाना होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे के भी मर गया यहां पे आपके पास। सही। अब क्या करें भाई? 6 - y² को वहां फेंक दे, 4 को यहां लिया भाई उठा के, क्या बनेगा? 6 - y का स्क्वायर अपॉन में आ गया y, दोनों का स्क्वायर मैंने कर दिया कॉमन। यहां आपके पास आ गया 8 अपॉन में आ गया आपके पास 4, यहां लिखा है 10⁻⁻6, यहां भी लिखा है 10⁻⁻6, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कोई और रॉकेट साइंस नहीं लगा दी। ये और ये मर गया, 4 1 जा और 4 2 जा। सही है भाई। अब मेरे पास उल्टे हाथ पे बचा हुआ है 6 - y और अपॉन y का होल स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। 6 - y अपॉन y में आ गया आपके पास होल स्क्वायर, ये बन गया आपके पास 2। अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लेता हूं, दिस इज 6 - y अपॉन y, और यहां आ गया आपके पास अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414। आसानी के लिए मैं 1.4 ले लेता हूं अभी, ये भी बेसिक मैथ्स में सिखाया है, ठीक है। ये इधर चला जाएगा आपके पास, उठ के मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.4 से, यानी कि तो ये बनेगा 6 माइनस का y विल बी इक्वल टू 1.4 y, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई y वहां गया तो अंडर रूट 2 y हो गया, और अंडर रूट 2 क्या होता है? 1.4 होता है। अब इस y को यहां ले जाते हैं तो क्या बनेगा? ये आपके पास बनेगा 6 विल बी इक्वल टू 1.4y प्लस का y, क्या बनता है ये? 2.4y बन जाती है ये चीज आपके पास। अब क्या करें भाई? मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई होगा? देखो, y विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2.4। 2.4 को लिख सकते हो 24/10, 10 ऊपर आ जाएगा। सही। तो क्या बनेगा ये? 6 मल्टीप्लाई बाय 10 बटे में आ गया आपके पास क्या? 24। 6 के टेबल से 6 1 जा, 6 4 जा 24, 4 1 जा और 4 2.5 जा आपके पास क्या होता है? 10 होता है भाई। 4 2 जा 8 होता है, 10 में से 8 निकाला, 2 बचा, डेसिमल लगाया तो 20 हो गया, 4 5 जा होता है 20, 2.55। वाई का वैल्यू क्या आ रहा है? 2.5 सेंटीमीटर। यानी कि वो पॉइंट, अभी मैं आपको साबित भी कराऊंगा कि ये मैंने सही निकाला है, आप साबित भी करोगे इसको। अभी निकाला क्या है? वाई निकाला है, और वाई क्या चीज है? चार्ज वन से लेके वो पॉइंट जिसको मैंने ए का नाम दिया था, जो कि मेरा क्या था? नल पॉइंट था, जहां पे आप कोई भी चार्ज रखोगे तो उस पर नेट फोर्स क्या आ रही होगी मेरे भाई? 0 आ रही होगी। सही है। तो 2.5 सेंटीमीटर के फासले पे आ रहा है वो पॉइंट। अब अगर आपको कोई पूछे कि यार यही पॉइंट मुझे चार्ज 2 से निकाल के बता दो, तो भाई 6 - y पता है ना आपको, तो 6 - 2.5, यानी कि आंसर कितना आता है आपके पास? 3.5 सेंटीमीटर। तो वो पॉइंट चार्ज 2 से कितने फासले पर आ रहा है? 3.5 सेंटीमीटर के फासले पे। चार्ज 1 से कितने फासले पे आ रहे हैं? 2.5 सेंटीमीटर के फासले पे आ रहे हैं। सही हो गया। अब सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम ये करना है, इसको एक बार अपने हाथ से कर लो, फिर मैं नंबर 1 मैं यहां लिख लेता हूं, भूल ना जाऊं। नंबर 1 मैं आपको ये प्रूफ दिखाऊंगा कि हमने नल पॉइंट बिल्कुल सही निकाला है। नंबर 2 इसमें छोटे चार्ज का एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद अनलाइक चार्जेस का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। चलो सबसे पहले इस सवाल को एक बार अपने हाथ से कर लो जल्दी से। मैं 3 तक गिन रहा हूं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3, 1 2 3। डिस्टेंस निकाल के बताओ कि चार्ज 1 से कितने फासले पे है, और डिस्टेंस निकाल के बताओ कि चार्ज 2 से कितने फासले के ऊपर है। यही सेम क्वेश्चन। अब देखो मेरा बेटा, आपने जब इसको सॉल्व किया होगा एक बार, अब हम ये प्रूफ निकालने लगे हैं कि हमने सही काम किया है। सही। चलो प्रूफ कैसे निकलेगा? देखो भैया, मान लो कि मेरे पास ये वापस वही चार्जेस हैं सारे के सारे, ठीक है। कौन कौन सा था? Q1 Q2 Q3, 4 1 और 8, ठीक है, या बना लेते हैं।
तो ये जनाब हमारे पास आ गया मिसाल के तौर पे 4 माइक्रोकूलम। यहां कहीं पे हमारे पास मैंने रखा हुआ है Q3 विच इज 1 माइक्रोकूलम। यहां कहीं पे रखा हुआ है मेरा बेटा मैंने कोई 8 माइक्रोकूलम। यही चार्जेस थे सारे के सारे, 4, 1 और 8, यही चार्जेस थे। ठीक है भैया। अब क्या करेंगे मेरा बेटा, यहां पे ये जो नल पॉइंट था हमने अभी निकाला था ना, कि यहां से यहां तक का फासला कितना है। ये फासला हमने निकाला था 2.5 सेंटीमीटर का, या 2.5 सेंटीमीटर का। ठीक हो गया। और ये बचा हुआ फासला हमने कितना निकाला था, ये हमने निकाला था 3.5 सेंटीमीटर का। अगर आपने अपने हाथ से किया तो आपको ये वैल्यू सारी जहन में भी आ गई होंगी, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही करके रटे। सही, ये आ गया। अब देखो मैं साबित करा रहा हूं कि हमने काम सही किया है। इसको हम कह देता हूं ये Q1 था, इसे कह देते हैं भाई ये Q2 था, और इसे कहते हैं भाई ये क्या था, Q3 था। अब एक काम करो, आप निकालो फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज 1 ऑन चार्ज 3। तो क्या बनेगा, 9 × 10⁻9, ऐसे ही के Q1 कितना है, 4 × 10 पावर क्या हो जाएगा, 10 पावर आपके पास -6, और 1 × 10 पावर -6 अपॉन में आपके पास आएगा R²। आर कितना है आपके पास, 2.5 × 10 पावर -2, क्योंकि सेंटीमीटर से कहां जा रहे हैं, मीटर में जा रहे हैं। ये आ गया आपके पास स्क्वायर। अगर मैं इस चीज को मेरा बेटा कैलकुलेटर में रख के सॉल्व करूं, क्योंकि अब ये सवाल का पार्ट नहीं है, सवाल खत्म हो चुका है, मैं आपको यहां पे कुछ और चीज ना वेरीफाई कराना चाह रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो कि हमने सही काम किया, इसका सबूत क्या है और आप इसको कैसे देख सकते हो। तो आपने जब इसको पुट किया तो आपके पास आंसर आता है 57.6 न्यूटन। यानी कि चार्ज नंबर 1 जो चार्ज नंबर 3 पे फोर्स लगा रहा है वो कितनी है, 57.6 न्यूटन। अब इसी तरह से अगर मैं F23 निकालू, यानी कि फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज नंबर 2 ऑन 3, तो ये आएगा K। अब Q2 कितना है यहां पे मेरे भाई, 8 माइक्रोकूलम गोया के 8 × 10 पावर -6, और ये आ गया 1 माइक्रोकूलम गोया के 1 × 10 पावर -6 अपॉन में Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर गोया के 3.5 × 10 पावर -2, और ऊपर आपके पास आ गया स्क्वायर। अगर मैं यहां पे ला करके ये सारी की सारी वैल्यूज पुट करता हूं और चेंजिंग करता हूं इसके अंदर, तो मेरे भाई आंसर यहां पे मेरे पास आता है, अगर आप नोट करो, आंसर आता है मेरे पास, फिर से वापस से नोट करो, आपने अपने पास इसको करके भी देखा होगा, वापस से आपके पास आंसर क्या आ रहा है, तकरीबन 58 न्यूटन आ रहा है। आप नोट करो, ऊपर आपके पास जो आंसर आया और नीचे आपके पास जो आंसर आया है, आप ये चीज देखो कि आपको मैग्नीट्यूड दोनों तरफ बराबर नजर आ रही है। अच्छा, जब आप इसको करोगे तो ये एग्जैक्ट आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा, बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो जिसे कहना चाहिए मैच क्यों नहीं कर रहा, वो मेरा बेटा इस एक मासूम चीज की वजह से नहीं कर रहा, क्योंकि आपने अंडर रूट टू की जो वैल्यू थी वो अप्रोक्सीमेट ली थी ना, राउंड ऑफ करके ली थी। अंडर रूट 2 की एक्चुअल वैल्यू तो 1.414 तक जा रही होती है। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि किसी के जहन में अगर ये आए तो वो भी उसको क्लियर कर दूं मैं। तो देखो, इनका मैग्नीट्यूड दोनों का तकरीबन कितना आ रहा है, 58 न्यूटन आ रहा है। मैंने आपको क्या बोला था, याद करो मैंने क्या बात कही थी, मैंने कहा था जो नल पॉइंट होगा वहां पे आपके पास नेट फोर्स क्या होगी मेरे भाई, 0 होगी। और जब आपके पास नेट फोर्स 0 होगी तो वहां पे दो कंडीशन जस्टिफाई हो रही होंगी, क्या, मैग्नीट्यूड मेरा बेटा सेम चल रहा होगा, और डायरेक्शन कैसी होगी, ऑपोजिट होगी। तो हमने मैग्नीट्यूड तो चेक कर लिया कि उस पॉइंट पे कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। अब डायरेक्शन देखते हैं कि डायरेक्शन हमारे पास ऑपोजिट आ रही है या नहीं आ रही। देखो, चार्ज नंबर 3 के ऊपर कौन कौन से चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, चार्ज 1 और चार्ज 2। चार्ज 1 इससे क्या करेगा, रिपेल करेगा, गोया ये डायरेक्शन आ गई। अब देखो, चार्ज 3 भी इससे क्या करेगा, वो भी इसे रिपेल करेगा मेरे भाई, गोया ये डायरेक्शन आ गई। आप अच्छे से नोट करो, आपको वाजे तौर पे नजर आ रहा है कि चार्ज 1 जो फोर्स चार्ज 3 पे लगा रहा है और चार्ज 2 जो फोर्स चार्ज 3 पे लगा रहा है, आप नोट करो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है। अब आप देखो इसका मतलब क्या निकला, मतलब ये चार्ज 1 इस पे 58 न्यूटन लगा रहा है सीधे हाथ पे जाने के लिए, चार्ज 2 इस पे 58 न्यूटन लगा रहा है उल्टे हाथ पे जाने के लिए, और नतीजे में ये चार्ज आपका कहीं भी नहीं जाएगा। दिस इज द नल पॉइंट, ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब दूसरी चीज समझो जरा, हमने अभी ये बात पढ़ी, क्या क्या बातें पढ़ी, अगर लाइक नेचर चार्जेस हैं, 4 माइक्रोकूलम 8 माइक्रो, लाइक नेचर का मतलब क्या है, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, तो इनके बीच में मतलब दरमियान में कहीं पर भी, बीच का मतलब मिड नहीं है एग्जैक्टली, इनके दरमियान में कहीं भी ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है जहां पे आपके पास नल पॉइंट एग्जिस्ट करे, हमेशा होगा ऐसा पॉइंट। अब ये मिड पॉइंट पे कब होगा, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो छोटे चार्ज के करीब होगा ये पॉइंट, छोटे चार्ज के करीब होगा, देख रहे हो।
अभी छोटे चार्ज से 2.5 सेंटीमीटर के फासले पे और बड़े चार्ज से 3.5 सेंटीमीटर के फासले पे, छोटे चार्ज से करीब है, बड़े चार्ज से दूर है, तो अपने पास जो हमारा कंक्लूजन था ना, इसको मैं नोट कर रहा हूं और फिर एक होमवर्क क्वेश्चन आपको दूंगा जिसमें आपने ये कंक्लूजन सारे चेक करने हैं। क्या हमने ये बात नोट करी कि अगर लाइक नेचर चार्जेस हैं, गोया दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, अगर लाइक नेचर चार्जेस हैं तो इनके बीच में, मतलब इनके दरमियान में कहीं भी नल पॉइंट विल एग्जिस्ट, नल पॉइंट विल एग्जिस्ट, लाजमी होगा। नल पॉइंट आपके पास मिड पॉइंट पर होगा अगर दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है, यानी जो फोर्स लगाने वाले चार्जेस हैं, इनकी बात चल रही है, जिस पर फोर्स लग रही है वो तो कोई भी होता रहे, मैग्नीट्यूड सेम है। और अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो मिड पॉइंट पे नहीं होगा, छोटे चार्ज के नजदीक होगा, छोटे चार्ज के नजदीक होगा अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है और मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। सही है। अब आप बोलोगे सर अनलाइक चार्जेस में क्या होगा? बेटा पहले लाइक चार्जेस तो कर लो, लाइक चार्जेस भी करा देंगे फिर आपको। अब एक सवाल जो आपका होमवर्क है आपने करना है, वो क्या सवाल है भाई? सवाल ये है कि ये आपके पास एक चार्ज है, मान लो यहां पे आपके पास 2 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है मेरे भाई, और यहां पे आपके पास 8 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है। सही। आपने इस पे नल पॉइंट लोकेट करना है। मान लो कोई भी एक पॉइंट है, ए पॉइंट है, इसको आपने कहा ये नल पॉइंट है, और यहां पे आपने अपना चार्ज 3 रखा हुआ है। चार्ज 3 कुछ भी हो सकता है, आसानी के लिए आप 1 माइक्रोकूलम ले लो। सही। दूसरी चीज, चार्ज 1 और चार्ज 2 के दरमियान में जो आपका डिस्टेंस है, वो आप मान के चलो आपके पास कितना है मेरे भाई? वो इस दफा 6 सेंटीमीटर नहीं लेते, या 6 सेंटीमीटर ले लो, आसानी रहेगी सॉल्व करने में। वो कितना है मेरे भाई? 6 सेंटीमीटर है। आसानी के लिए डिस्टेंस मान लिया कितना है मेरे भाई? 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। वैसे और भी ले सकते हैं लेकिन चलो सही है, यही सही है। सही हो गया भाई, ये आपके पास डिस्टेंस है। अब आपने ये बताना है कि ये जो नल पॉइंट है ना, ये चार्ज 1 से कितने फासले पर है और चार्ज 2 से कितने फासले पर है। ये पहला सवाल है आपका, ये पहला सवाल है। ठीक है, ये पहला सवाल है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। और बल्कि इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, चेंज ऐसे कर लेते हैं, यहां पे मैं इसको लिख देता हूं, एक से ज्यादा क्वेश्चन आपको करने के लिए दे देता हूं। ठीक है, यहां पे मैं इसको लिख देता हूं, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। अब पार्ट ए में आपका जो Q1 है, आपका Q1 हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम, और पार्ट बी में हो जाएगा आपका ये 8 माइक्रोकूलम। सही। पार्ट बी में आपने फिर से सवाल करना है, इसमें आपका Q1 मान लेना हो जाएगा -1 माइक्रोकूलम, और आपका Q2 हो जाएगा -4 माइक्रोकूलम। पार्ट सी में आप कर लेना, Q1 आपका हो जाएगा लेट्स से 3 माइक्रोकूलम, और ये आपका हो जाएगा मिसाल के तौर पे अगर हम इसको करें 48 माइक्रोकूलम। ये सारे मैंने ऐसे दिए जो बहुत आराम से हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा जनाबे वाला, पार्ट डी में आप एक काम कर लेना कि आपका Q1 हो जाएगा -4 माइक्रोकूलम, और Q2 आपका हो जाएगा -100 माइक्रोकूलम। ठीक हो गया। करना क्या है इन सारे सवालों में मेरा भाई? करना आपने यही है, बाकी का डेटा सेम है, दरमियान में जो डिस्टेंस रहेगा वो वही 6 सेंटीमीटर रहेगा। Q3 को आपने ऐसी जगह पे रखना है कि वो क्या हो? नल पॉइंट हो। और आपने, इसका सवाल बहुत सिंपल है, मासूमाना क्वेश्चन है, इंतहाई मासूमाना क्वेश्चन, कि जस्ट लोकेट द नल पॉइंट, और नल पॉइंट दोनों जगह से लोकेट करके बताओ। Q1 से भी लोकेट करो और Q2 से भी लोकेट करो। और फिर दूसरा काम क्या करना है? ये पहला हो गया। दूसरा काम ये करना है कि आपने प्रूफ निकालना है भाई, ये प्रूफ लाजमी निकालना, वरना जब अनलाइक चार्जेस का मैं कर रहा हूँ फिर आप ना आके फाड़ फाड़ के देख रहे हो कि चल क्या रहा है मार्केट में। तो प्रूफ निकालना। प्रूफ कैसे निकालोगे? जैसे मैंने निकालना सिखाया, जो पॉइंट आपका नल पॉइंट है वहां पे दोनों चार्जेस की वजह से लगने वाली फोर्स निकालो और साबित करो कि भाई मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है। प्रूफ में आप दो चीजें बताओगे, एक, जिस पॉइंट को आपने नल पॉइंट कहा है वहां पे आप मैग्नीट्यूड निकालोगे और चेक करोगे कि Q1 Q2 जो Q3 पे फोर्स लगा रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। फिर आप डायरेक्शन वहां पे साबित करोगे कि डायरेक्शन कैसी है? ऑपोजिट है। सही हो गया। तो ये मेरा बेटा हमारे पास हमारी आज की क्लास थी, और ये इसके टीपीपी थे जो मैंने बताए।